बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा और मैं हूँ हुमा अरसलान। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और इस खुशगवार सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। आपकी सुबह को मज़ीद मज़ेदार, खुशगवार और अच्छा बनाने के लिए हम आपके साथ मौजूद हैं। हमेशा की तरह कुछ डिफरेंट से टॉपिक्स लेकर आए हैं जिन पर बात करना, जिनकी अहमियत को उजागर करना और जिनसे कुछ सीखना, समझना और फिर अपनाना हम सब के लिए ज़रूरी हो। आज के प्रोग्राम में हम जो है वो बात करने जा रहे हैं नौजवानों के हवाले से। हम बहुत सारे नौजवानों की जब बात करते हैं या नौजवानों के मसाइल की बात करते हैं तो कोशिश यही करते हैं कि ना सिर्फ उन मसाइल को हाईलाइट किया जाए, फिगर आउट किया जाए, बल्कि उनके लिए कोई ना कोई सलूशन भी प्रोवाइड किया जाए। तो आज का नौजवान जिन मसाइल का शिकार है, जिन मसाइल से दो चार है, उनको ना सिर्फ आज हम हाईलाइट करने जा रहे हैं बल्कि उनके लिए कोई ना कोई सलूशन या प्रिपरेशन भी हम बताएंगे। तो पहला मसला जो तलबा के हवाले से है, जिसमें हम देखते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये खौफ है, ये डर है कि वो किस तरह से क्लास प्रेजेंटेशन देंगी। अगर टीचर ने उनसे ये कहा कि उन्होंने क्लास में कल प्रेजेंटेशन देनी है और उसकी तैयारी करनी है, तो उस तैयारी में उन्हें बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी कन्फ्यूजन जिनका उनको आंसर नहीं मिलता और फिर या तो वो स्किप कर देते हैं वो प्रेजेंटेशन डे या फिर कोई ऐसा बहाना कर देते हैं कि उन्हें रोस्टम तक ना आना पड़े। कोई ना कोई ऐसा हीला बहाना काम कर जाए। लेकिन अगर बहाने काम ना करें और फिर उनको प्रेजेंटेशन देनी ही देनी हो तो फिर वो किस तरह से फेस करते हैं वो कन्फ्यूजन, वो क्लास का डेकोरम, उसको भी मेंटेन करना है और साथ ही साथ अपनी पर्सनालिटी का भरम भी रखना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और इन मसाइल के हवाले से भी आगाही फराहम करना बहुत ज़रूरी है। इसके साथ साथ जहाँ क्लास प्रेजेंटेशन की बात होगी वहीं हम बात करेंगे इंटरव्यूज़ की। जो इंटरव्यूज़ का खौफ हमारे सामने नज़र आता है, जो हमारी यूथ को है, हमारे तलबा को है, हमारे नौजवानों को है कि जब भी उन्हें किसी जॉब इंटरव्यू की कॉल आती है या उन्हें पता होता है कि अगर इस जॉब के लिए वो एलिजिबल हैं तो फिर उन्होंने इंटरव्यू देना है, अब अपेयर होना है एक इंटरव्यू में। वो इंटरव्यू क्या होगा, कैसे होगा, उसके लिए उनकी अपीयरेंस कैसी होनी चाहिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, उनका बोलने का अंदाज़ कैसा होना चाहिए, किस तरह से वो कम्युनिकेट करेंगे, इसके हवाले से कौन उनको प्रिपरेशन करवाएगा, कौन उनको अवेयर करेगा और इस तैयारी में कितने मराहिल से गुजरना है एक स्टूडेंट को, एक नौजवान को। आज इन डिटेल हम जो है इन दोनों टॉपिक से रेलिवेंट गुफ्तगू करेंगे। पहले क्लास प्रेजेंटेशन के हवाले से बात होगी एंड देन फिर उसी की प्रिपरेशन को आगे हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से इंटरव्यूज़ के लिए बच्चों को प्रिपेयर करा सकते हैं, उनके लिए ये मुश्किल जो है उसके क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या सजेशंस हैं। आज के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं उनका जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं आज के टॉपिक के हवाले से जिसमें तलबा के लिए इंटरव्यू और अमली पेशकश की तैयारी की अहमियत क्या है, इसकी कितनी ज़रूरत है और इसके लिए टीचर्स किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को, उस पर बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे आज के दोनों मेहमान एजुकेशनिस्ट हैं। सबसे पहले हमें ज्वाइन कर रही है रिदा तनवीर, फर्स्ट टाइम सच सवेरा का हिस्सा बन रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया रिदा आपकी तशरीफ़ आवरी का। रिदा के साथ आज के जो दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर बिलाल मिर्ज़ा, उनको भी खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं बिलाल साहब, खैरियत से हैं? गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। रिदा सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी, ये जो एक स्टूडेंट्स के अंदर खौफ, डर हम देखते हैं कि उन्होंने प्रेजेंटेशन अगर देनी है तो कन्फ्यूजन का शिकार हैं और बहुत ज़्यादा नर्वस हैं, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं? मेरे ख्याल में एक दो रीज़न्स तो ये होते हैं कि कॉन्फिडेंस की जो कमी होती है ना, वो चीज़ जो आपके अंदर, कहते हैं ना बाय बर्थ तो कोई भी कॉन्फिडेंट नहीं होता, उसकी इन्वायरमेंट उसको शेप करती है। कुछ बच्चों को ऐसी इन्वायरमेंट मिल जाती है जिसके अंदर वो लोग ज़रा थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। कुछ बच्चों की इन्वायरमेंट ऐसी या तो आइदर ऑप्रेसिव होती है या वो शाय नेचर के होते हैं, तो कोई इनकी इस नेचर को बेहतर करने की कोशिश ही नहीं करता। और हमारे स्कूल्स में अगर हम देखें तो
چند ایک جو آئی وی لیگ اسکولز ہیں ان کے علاوہ جو اسکولز ہیں وہ ان بچوں کو کوشش ہی نہیں کرتے شارپ کرنے کی کہ جو کلاس میں خاموشی سے وہ بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھے رہے بس ٹیسٹ دے رہے ایگزام دے رہے. جب وہ یونیورسٹی میں آتے ہیں اور جب وہ پریکٹیکل لائف کی طرف جا رہے ہوتے ہیں اور جب وہ پریزنٹیشن مسٹ بن جاتی ہے تو وہ ان کا وہ جو شائنس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ سامنے آپ کو نظر آتا ہے. اور اس ٹائم پھر وہ ایکسکیوزز دے رہے ہوتے ہیں کہ میڈم آج نہیں کل, یا میں آپ کو ریٹن فارم میں دے دیتا ہوں یا دے دیتی ہوں. تو یہ چیز جو ہوتی ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کی اندر موجود ہوتی ہے لیکن اس نے کسی نے بھی اس کو بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی ہوتی, اور یہ چیز آگے جا کر بہت ہی زیادہ ایک یو کین سے ایک شارپ فارم لے لیتی ہے اور ٹھیک ہونے کے لیے. بالکل ایسے ہی. اور اسکول لیول پہ یہ بہت دفعہ دیکھا گیا ہے کہ اکثر بچے ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے سنے نہیں, ہم آپ کو ریٹن فارم میں دے دیتے ہیں, پلیز لکھوا لیں, آج ریٹن ٹیسٹ ہونا ہے. جیسے ہی انہیں پتہ چلتا ہے کہ آج اورل ٹیسٹ ہے ان کو ایسا لگتا ہے جیسے ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے اور وہ ایک دم نروس ہو جاتی ہیں. تو ایسے بچوں کے لیے والدین کیا کر سکتے ہیں؟ والدین تو بیسکلی والدین کیا کر سکتے ہیں, زیادہ سے زیادہ انہیں گھر میں انکریج کریں. فار ایگزامپل میں اپنے والد صاحب کی ایگزامپل دے دیتی ہوں. وہ ہم چھوٹے سے ہوتے تھے تو ہم لوگوں کو کہتے تھے کہ میرے ساتھ بات کرو کسی بھی ٹاپک پہ, تو اس سے کیا ہوتا تھا مجھ میں کانفیڈنس آتا تھا, میں غلط بھی بات کریں وہ بڑے پیار سے کریکٹ کرتے تھے, اور اس کے ساتھ ساتھ میں باہر بھی بات کرنے کا مجھ میں کانفیڈنس ڈیولپ ہو گیا. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کو گھر میں ڈانٹ پڑ جاتی ہے, بس رہنے دو بات نہیں آگے کرنی, وہ پھر باہر بھی جا کر شائع رہتے ہیں. پھر اسکولز میں جو کاؤنسلنگ کا ایلیمنٹ ہے کہ اگر کوئی بچہ شائع ہے تو آپ اس سے بات کریں, اسے سمجھائیں, اس کو آہستہ آہستہ, اور پھر آپ کی کلاس میں اگر بچہ مسٹیک کر رہا ہے تو ٹیچر کا کام ہے کہ وہ باقی اسٹوڈنٹس کو ہنسنے سے روکیں تاکہ وہ بچے کا جو پرائمری لیول کا جو کانفیڈنس ہے وہ بلڈ ہونے میں اس کو موقع ملے. اگر آپ اسی ٹائم پر اسے شٹر کر دیں گے نا تو بلیو می وہ بچہ جو ہے وہ چاہے 5 سال کا ہے یا 25 سال کا ہے, وہ بچے کے اندر جو وہ چیز بلڈ ہو جائے گی وہ چینج کرنا, وہ کسی کے سامنے نہ ہی کمیونیکیٹ کر سکتا ہے, نہ ہی اپنے جو ہے وہ اظہار خیال کو بہتر طریقے سے سامنے رکھ سکتا ہے. بلال صاحب آپ کیا ایڈ کریں گے, کیوں ضروری ہے بچوں کے لیے اسپیشلی کہ وہ پریزنٹیشن کی تیاری کریں یا پیرنٹس اور ٹیچرز مل کے یہ تیاری کروائیں؟ میں آئی فلی ایگری رضا نے جو کہا. آئی تھنک فیئر آف پبلک اسپیکنگ جو ہے بڑا نیچرل ہے, ہیومن بینگس کی انسٹنکٹ میں ہے ایک سے زیادہ اجنبی کے آگے بات کرنے کا فیئر. سو وہ جو ہی وہ دیکھتے ہیں ایک ایسی انوائرمنٹ جہاں پہ ان نون لوگ بیٹھے ہیں, اسٹرینجرز بیٹھے ہیں, اور فیئر آف گیٹنگ اشیمڈ, یا جیسے رضا نے کہا کہ ہنسنے کا فیئر ہے کہ لوگ مجھے کیا کہیں گے, لوگ کیا کہیں گے میرے اس پوسچر پہ, میری بات کرنے کے سٹائل پہ. وہ فیئر ہماری یہ ایک تو گھریلو جو تربیت کا کہہ لیں کمی ہے, دوسرا ہمارے ہاں جو ایجوکیشن ہے وہ اس طرح مولڈ نہیں ہے جو کہ آپ کی پبلک اسپیکنگ کو نرچر کرے, پبلک اسپیکنگ کو شارپ کرے. مجھے یاد ہے جب میں ایون MBA میں بھی تھا تو ہماری جب پریزنٹیشن کا ٹائم آیا تو we were 2 boys and 1 girl, and the boy who was with me he just skipped the day. اس نے کہا جی میں تو بڑا سخت بیمار ہوں, and actually he was not, and I had to take over his place also, and the girl has to present. اچھا ایک چیز جو میں نے دیکھی ہے, probably I think ردا would confirm, اور شاید آپ نے بھی observe کی ہوگی, کہ فیمیلز میں تھوڑا سا grooming factor بہتر ہے compared to at least in business schools. I know that, but in basic schools جہاں پہ probably اتنے زیادہ bookish نالج میں پڑھے ہوئے ہیں, بکس پڑھتے ہیں, ون وے لیکچرز ہیں, ڈسکشنز نہیں ہیں. بزنس اسکول میں تو ڈسکشن ہے, آئی نو ان موسٹ آف دا سوشل سائنسز سب ڈسپلنس وہاں پہ بھی ڈسکشنز ہوتی ہیں, لیکن جو بیسک سائنسز کے اسکولز ہیں, میڈیکل اسکولز ہیں, ایون انجینئرنگ اسکولز ہیں, وہاں پہ تو جسٹ دا ٹیچر از کمنگ گیونگ دا لیکچر اینڈ اسٹوڈنٹس آر ناٹ ایبل ٹو کہہ لیں انٹریکٹ ود دا ٹیچر, انٹریکٹ ود ایچ ادر. اچھا اس کا نقصان کب ہوتا ہے, جب وہ انٹرویوز کے لیے جاتے ہیں. بالکل پہلی سٹیج میں نقصان تب ہوتا ہے جب روسٹروم پہ آتے ہیں, جب انہوں نے اپنے کام کو, FYP کو, فائنل پروجیکٹ کو پریزنٹ کرنا ہوتا ہے ایک گروپ کے سامنے, ایکسپرٹس کے سامنے, پیئرس کے سامنے, اور ان لوگوں کے سامنے جن کو وہ جانتے ہیں. ایگزیکٹلی. اچھا وہ ایک الگ ہی فیئر ہے. دیکھیں جن کو جانتے ہیں نا ان کو یہ ہوتا ہے کہ دے نو واٹ وی آر سیئنگ, سو دے ہیو, وہ جو رضا کہہ رہی ہے نا مذاق اڑانے کا جو عنصر وہ بھگتنے ہوں گے انہیں. سو آئی انڈرسٹینڈ دیٹ, بٹ جو عام جنتا کے سامنے بولنا ہے, پبلک کے آگے بولنا ہے, وہ تو سمجھیں کہ اتنا نائٹ میئر ہے بچوں کے لیے کہ وہ ان کی پوری رات جو ہے وہ اڑ جاتی ہے. یقین کریں مجھ سے بھی بہت سے بچے کہتے ہیں کہ پلیز ریٹن سا فارم میں لے لیں, اور لڑکوں کی بے تحاشا کہہ لیں پرپورشن ایسی ہوتی ہے جو نو شو ہوتی ہے. پریزنٹیشن ڈے والے, سر میں باہر ہوں, میں ٹریول کر رہا ہوں, میں بیمار ہو گیا ہوں. مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہم نے انٹرویو اسکیڈول کروائے اسٹوڈنٹس کے, میں لاہور میں پڑھاتا تھا, تو بلیو می تقریباً 30% اسٹوڈنٹس جو تھے بوائز خاص طور پہ didn't appear to the interview. اور پھر ہم میسج کرتے کہ ہم نے امپلائرز کو ارینج کیا ہوا ہے آپ کے لیے, سارا پینل پورا بیٹھا اور آپ آئے نہیں. ان کا سر
हम नहीं आ सकते, तो confusing. आप हाँ रिफ्यूज़. सो दिस इज़ समथिंग आई थिंक ये डायलमा है, और इसमें जो जिम्मेदारी आप पूछ रहे हैं पेरेंट्स की है, उसातिज़ा की है, मैं इसमें समझता हूँ शुरू तो पेरेंट्स ही करते हैं. ये जैसे रिदा ने कहा, आप जब उनको स्नब करेंगे, आप उनको स्टॉप करेंगे, डिस्करेज करेंगे, दे विल जस्ट शैटर, और वो पूरी की पूरी लाइफ में उनकी वो पर्सनालिटी का इमेज जो है ना उनकी रहता है. बिल्कुल. मेरा एक स्टूडेंट था हुमाज, आई रिमेंबर ही यूज्ड टू स्टैमर इन फ्रंट ऑफ मी. तो मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा यार तुम्हारा मसला क्या है, व्हाई डू यू स्टैमर. तो उसका दोस्त भी साथ था, उसने कहा सर ये सिर्फ आपके सामने स्टैमरिंग करता है. अच्छा. नॉर्मली व्हेन ही इज टॉकिंग टू अस ही इज परफेक्टली फाइन. ठीक. अच्छा, मैंने कहा दिस इज अ साइकोलॉजिकल इशू, दिस इज नॉट फिजियोलॉजिकल इशू, आपका कोई नफसियाती इशू है. तो कहते सर सच्ची बात बताऊं कि मैं जितने टीचर्स हैं, जितने हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, डीन है, जो ही वो सवाल पूछते हैं तो मैं हकलाना शुरू कर देता हूँ. तो फिर मैंने 2-3 दफ़ा उसकी काउंसलिंग की, फिर साइकोलॉजिस्ट को रेफ़र किया. सही. आई रिमेंबर ही वाज इम्प्रूविंग, बट देर काफ़ी हो चुकी थी. ये बात पता चली हमें MBA में. अगर इतनी तवज्जो किसी टीचर ने स्कूल के ज़माने में दी होती बिल्कुल, तो प्रॉबली ये बच्चे को ये खौफ, ये डर निकल खत्म हो जाता. एंड मैं तो पढ़ा था नोबेल प्राइज़ विनर्स को भी पब्लिक स्पीकिंग का फेयर है. उन्होंने जब स्पीच देनी होती है अपनी, वो भी मोस्टली साइंटिस्ट होते हैं, इकोनॉमिस्ट होते हैं, दे आल्सो हैविंग. बट ये वक्त के साथ, प्रैक्टिस के साथ आप कॉन्फिडेंस पे अपने काम करें, तब जाके ओवरकम होती है. अदरवाइज तो आप 60 साल के बंदे को भी कहेंगे प्लीज़ आके बोलें तो ही विल नॉट बी एबल टू स्पीक. बिल्कुल ऐसा ही नहीं बात कर पाएगा, और यही हमारे नौजवानों का, स्पेशली स्टूडेंट्स का मसला है. लेकिन जिस तरह से रिदा अभी बिलाल साहब ने भी कहा कि अगर स्कूल लेवल पे, इनिशियल लेवल पे ही ये मसला काउंटर कर लिया जाए, या इसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट कर दी जाए, बच्चों को प्रैक्टिस डेवलप करा दी जाए, तो शायद एक जो है वो बड़ा ग्रुप कन्वर्ट हो जाए कि सिर्फ 2-3 लोग हैं जो कन्फ्यूजन का शिकार हैं या नर्वस रह गए, बाकी सारे तो अपेयर हो गए इंटरव्यू में और अच्छे से वो डील भी करें, कम्युनिकेट भी करें, अपनी तमाम तर नॉलेज जो है उसको एक्सप्रेस करना भी जानते हैं. बिल्कुल. मैं सर की बिलाल सर की बात से को इंडोर्स करूंगी यहाँ पर कि इट डजंट मीन कि जो लोग बोल नहीं सकते वो काबिल नहीं है. दे वेरी इंटेलिजेंट, आप उनसे लिखवा लें कुछ, उनका रिटन एक्सप्रेशन इज़ वेरी गुड, बस वो पब्लिक फियर जो है ना स्पीच का, वो बहुत उनके अंदर है. और इसका मसला ये है कि हम लोगों ने एक चीज़ जो एब्सेंट देखी है, हमारे स्कूल्स में काउंसलिंग नहीं है. आपके पास काउंसलर और साइकोलॉजिस्ट नहीं है बैठा, ठीक है ना, जो एक्सेप्ट फॉर फ्यू स्कूल्स जो बेसिकली जिसे कहते हैं ना हाई फाई मीडियम इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हो गए, उनके अलावा स्कूल्स में बच्चों को जी ही और शी इज़ अनेबल टू स्पीक, इट डजंट मीन कि वो बहाना कर रहा है. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ही और शी हैज़ द साइकोलॉजिकल फियर जिसकी वजह से वो बात नहीं कर पा रहा. तो आप उस बच्चे को साइकोलॉजिस्ट के पास लेके जाए, फिर वो एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है कि जी हमारा बच्चा दिमागी तौर पे शायद आप समझते हैं ठीक नहीं है. तो ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें अगर आप बचपन से ही काउंटर कर लें तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बाय द टाइम वो ही और शी इज़ एंटरिंग द स्टेज ऑफ यूथ, तो बाय दैट टाइम वो बच्चा जो है वो अपने आप को कुछ बेहतर महसूस करेगा. लेकिन इफ़ यू विल कीप ऑन कर्बिंग हिम कि जी नहीं नहीं बुरी बात है, साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाने, किसी से बात नहीं करना, बस कोई बात नहीं, कोशिश करो, बस कॉलेज से निकल जाओ, फिर आगे सब ठीक हो जाएगा. बिल्कुल. तो ये चीज़ पे जब वो इंटरव्यू स्टेज में जाता है तो फिर उसको हम अपने स्टूडेंट्स को मैं क्या बताती हूँ कि बच्चे देखो ट्राई करो मेरे सामने, ठीक है, नहीं होता डोंट वरी, आई विल हेल्प यू. बट इसका ये मतलब नहीं है कि अगर इफ यू से मैं बीमार हूँ, मैं नहीं आना चाह रहा, मेरा काम है, मैं किसी को हंसने नहीं दूंगी, आप बात करो, लेकिन कोशिश का एलिमेंट बच्चे के अंदर पैदा करें, बजाय उसे कहें नहीं बस तुम गलत बोल रहे हो, तुम बैठ जाओ जाके पीछे, तुम क्लास का टाइम वेस्ट कर रहे हो, तो तुमसे बेहतर है कोई अच्छा जो बोल सकता है उसको बुला लो. दैट इज द काइंड ऑफ थिंग जो बेसिकली बच्चे के जो कहते हैं ना एक सेंस ऑफ रिस्पेक्ट होता है उसको भी बिल्कुल करता है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे टीचर्स ऐसा करते हैं कि जिनसे उनको उम्मीद होती है कि ये अच्छा प्रेजेंट कर लेंगे, ये अच्छी बात कर लेंगे, ये अच्छा सुना देंगे, और हम जो है वो जस्टिफाई कर सकेंगे कि हमने जो पढ़ाया बच्चों को समझ आया. वो सिर्फ उन पर तवज्जो देते हैं, उन्हीं को अपेयर करने का बार बार कहते हैं, और उन्हीं के लिए जो है वो तमाम तर इंसेंटिव्स भी होते हैं. लेकिन वो बच्चा जो डर में, खौफ में अच्छे ग्रेड्स लेना चाहता है वो ले भी लेता है, लेकिन वो उस डर और खौफ की वजह से वो प्रेजेंट नहीं कर पाता, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता, उस पर तवज्जो देने वाला कोई नहीं होता. बिल्कुल ऐसा ही है, और ऐसी ही बात है. और यही चीज़ जो है वो बेसिकली अक्सर अगर आप पेरेंट्स को, क्योंकि एक दो मेरे सिंस आई हैव हैड सम एक्सपीरियंस नाउ पढ़ाने का, तो इन मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स, तो वहाँ पर उन्होंने मुझसे बात की कि जी कोई स्टूडेंट आता था, तो मैं उनसे कहती थी कि अगर आपकी कोई आपके घर में किसी के साथ आपकी अंडरस्टैंडिंग है ना, तो उनसे जाकर बात करो, क्योंकि मैं आपको यूनिवर्सिटी लेवल पर हेल्प तो कर सकती हूँ, लेकिन आपकी पर्सनल मैटर्स में मैं इंटरफेयर, क्योंकि मेरे पास जो बच्चे आते हैं वो कॉलेज यूनिवर्सिटी के लेवल के होते हैं. स्कूल लेवल पर तो आप पेरेंट टीचर मीटिंग बिठा सकते हैं कि जी पेरेंट्स को बुला. इतने बड़े लेवल के बच्चे जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट हो तो चुके होते हैं, लेकिन वो इतने जिसे कहते हैं ना अपने आप को कंफर्टेबल नहीं फील कर रहे होते अभी भी कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी. तो उनको बताती हूँ बच्चे वंस यू आर डन विद यूनिवर्सिटी, उसके बाद द लाइफ इज, इफ यू आर एबल टू कम्युनिकेट वेल,
तो यू कैन, जैसे कहते हैं ना, मूव ऑन विद लाइफ परफेक्टली। अगर आप नहीं बात करोगे आप पीछे रह जाओगे, बिल्कुल पीछे रह जाओगे। ये तरबियत घर से भी दी जा सकती है, वालिदैन भी थोड़ा फोकस्ड रहें कि हमारे बच्चे के अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, किस तरह से वो अपेयर हो रहा है। अगर वो मेहमानों के सामने नहीं आना चाह रहा, अक्सर बिलाल साहब ये देखा गया है कि बच्चे जो है मेहमानों के आने पर छुप जाते हैं या वो प्रेफरेंस देते हैं कि ठीक है आप अटेंड करें, हम कमरे में छुपे बैठे हैं। तो इन तमाम छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को पेरेंट्स ने काउंटर करना है और उनको बताना है कि आपका अटेंड करना भी उतना ज़रूरी है जितना हमारा है। मैं आपको बताऊं, आई एम अमेज्ड, हमारे यहाँ ये एक्सेप्टेबल है पेरेंट्स को ख़ास तौर पे कि अगर मेहमान आ गए हैं, 2-4 मेहमान, अजनबी मेहमान पहली बार घर में आए हैं, तो उनके लिए एक्सेप्टेबल है कि उनके बच्चे एक कमरे में जाके छुप गए हैं और वो बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि जी वो अपने कमरे में चले गए हैं। एटलीस्ट दे, आई थिंक दिस इज़ अ वेरी स्ट्रेंज काइंड ऑफ कह लें पेरेंटिंग, जहाँ पे आप बजाय बच्चों को इनकरेज करने के आप उनको इंटरेक्ट करवाएं, लोगों से मिलना कैसे, बात कैसे करनी है, आप अपने इस बच्चे के रवैये को बड़े ग्लोरीफाई करके उनके सामने पेश करते हैं। दिस इज समथिंग आई थिंक वी हैव टू थिंक। हमारी पेरेंटिंग में भी बड़े मसले हैं जी, उस पर आई थिंक वी नीड अनदर सेशन। बट कुछ चीज़ें जो रिदा ने की हैं उसमें मैं 2-4 बातें ऐड भी करना चाहूँगा। एक तो देखें, जो सेल्फ रिस्पेक्ट का अंसर है ना, वो ज़्यादा मैंने देखा उसमें टीचर्स ब्लेम के काबिल हैं। टीचर्स जो हैं वो स्कूलिंग में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, दे एक्चुअली शैटर दी सेल्फ रिस्पेक्ट, इज़्ज़त नफ्स जो है उस बच्चे की, उस शख्स की। एक इंसान है ना वो बच्चा भी, वो तो सीखने आया है। अगर उससे कोई गलती होगी है, अगर उसने कोई मिस्टेक कर दी तो आप प्लीज़ उसको करेक्ट करें, बजाय आप कहें जी। और यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है कि आप उसको कहते हैं बेटा आप रोस्टम से हट जाएं, नेक्स्ट बच्चा है, दूसरे बच्चे को बुला। अच्छा, एक और जो इंपॉर्टेंट फैक्टर रिदा ने पॉइंट किया, ये बड़ा अजीब यार्ड स्टिक हमारे यहाँ बन गया है, यूनिवर्सिटी में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में रहा हूँ। ओरल कम्युनिकेशन इज़ द पैरामीटर ऑफ ये कह लें प्रेजेंटेशन, ऑफ सेल्फ ग्रूमिंग, आपने जो इंडिकेटर बनाया हुआ है। और ओरल कम्युनिकेशन में भी उर्दू स्पीकिंग है, फिर ये अंग्रेजी स्पीकिंग है, ऐसे ही बिल्कुल। अच्छा, यहाँ बाइलिंगुअल है। जो अंग्रेजी अच्छी बोलता है वो तो कमाल का कॉन्फिडेंट है, हालांकि उसको लैंग्वेज के तौर पे नहीं ले रहे, इट्स अ लैंग्वेज एबिलिटी। मैंने 3 लैंग्वेजेस सीखी खुद से, पोर्चुगीज सीखी, फ्रेंच सीखी, ये जो है डच, जब मैं PhD कर रहा था हॉलैंड से। आई जस्ट स्पीक देम एज अ लैंग्वेज, आई डू नॉट कह लें मैं उसको वो शो केसिंग के लिए कभी भी इस्तेमाल नहीं करता। यहाँ पे बिकॉज ऑफ द क्लास सिस्टम, इकोनॉमिक सिस्टम्स बने हुए हैं, तो पीपल एक्चुअली, और फिर वो बच्चा जो अंग्रेजी बड़ी अच्छी बोलता है वो फिर गुरु बन जाता है ना पूरे ग्रुप का। वो चाहे उसके ग्रेड्स अच्छे हैं नहीं है, उसके अंदर एथिकल वैल्यूज हैं नहीं है, हम इसको नहीं जो है वो कंसीडर करते। इसी पर मजीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, बिलाल साहब से बात करेंगे। एक ब्रेक की जानिब, हम बड़े ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं। जी वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुश आमदीद। इंटरेस्टिंग गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, स्टूडेंट्स के हवाले से बात हो रही है। वो क्लास प्रेजेंटेशन को देते हुए क्यों इतना घबराते हैं, क्या नर्वसनेस है और इस कन्फ्यूजन का हल क्या है, उसको हम जान रहे थे। इसके साथ साथ इंटरव्यू में अपेयर होना क्यों इतना मुश्किल लगता है हमारे स्टूडेंट्स को, हमारी यूथ को, इसका हल क्या है, इसके लिए कितनी प्रिपरेशन की ज़रूरत है और प्रिपरेशन कौन कराएगा, टीचर्स और वालिदैन का इसमें क्या किरदार है, एहसास ज़िम्मेदारी कैसे डेवलप हो सकती है यूथ में, इसके ऊपर भी हम जो है वो ज़रूर डिस्कशन करेंगे। हम ब्रेक पे जाने से कबल जो है वो बिलाल साहब से बात कर रहे थे, हमने कहा था वापस आएंगे, उन्हीं से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि वो मज़ीद क्या गाइड करेंगे हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे तमाम तरह जो है वो नौजवानों को, किस तरह से नौजवान इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन कर सकता है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है बिलाल साहब, जहाँ हम टीचर्स और वालिदैन को डिस्कस करें, वहीं एक अपने अंदर एक तलबा के जो एहसास ज़िम्मेदारी है, जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, इसके लिए मेरे पास ये गाइडलाइन है, ये प्रिपरेशन मुझे करनी है, वो भी डेवलप करना है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। एक इशू थोड़ा सा मैं हाईलाइट ये करना चाहता हूँ कि जो स्पीकिंग या प्रेजेंटेशन का इशू है वो एक सब इशू है जो कम्युनिकेशन के अंदर आ रहा है। सो बेसिक जो इशू है दैट इज़ कम्युनिकेशन, जो सोशल स्किल्स में बड़ा अहम रोल प्ले करता है आपकी। इफ़ यू आर गुड कम्युनिकेटर, यू डोंट कह लें बॉदर के वो प्रेजेंटेशन हो रही है
या वन ऑन वन डिस्कशन हो रही है, या रोस्ट्रम पे आना है, या स्टेज पे जाना है. सो फर्स्ट आई थिंक वी नीड टू फोकस हाउ वी कैन इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स ऑफ अ स्टूडेंट. सो अच्छा, वो उसमें वर्बल भी आएगी, ओरल भी आएगी, नॉन वर्बल भी आएगी, बॉडी लैंग्वेज आएगी, इवन बॉडी लैंग्वेज. हम तो बच्चों की बॉडी लैंग्वेजेस भी ऑब्जर्व करते हैं. दैट स्पीक्स बेटर देन वर्ड्स. जो आपके जो अल्फाज हैं उससे बेहतर जो बॉडी लैंग्वेज. खास तौर पे जब आप इंटरव्यू में पैनल के सामने जाते हैं, मैं बहुत से पैनल्स का हिस्सा रहता हूँ, तो वी ऑल्सो ऑब्जर्व. और इंटरेस्टिंगली इसका बिल्कुल ताल्लुक, जैसे रिदा ने आई थिंक मेंशन किया था, एजुकेशन से नहीं है. मैं ऐसे बहुत से PhDs का इंटरव्यू कर चुका हूँ, ऑनेस्टली मैं कह रहा हूँ, who cannot talk for 2 minutes. आप उनसे कहेंगे प्लीज 2 मिनट बात करेंगे, इस टॉपिक पे बात कर दें. They will not be able to talk. I'm not talking about which language. जुबान की मैं बात नहीं कर रहा, सिर्फ 2 मिनट एक्सप्रेस कर दें, they will not be able to talk. So it does not have any significant correlation. किसी इसका ताल्लुक आपकी तालीमी काबिलियत से नहीं है. मैं ऐसे बच्चे को भी जानता हूँ, मैं मिलता भी हूँ ऐसे बच्चों से जो 8 साल के हैं, और आप उनसे एक पूछें कि अमेरिका के जो इलेक्शंस हो रहे हैं तुम्हारी उस पर क्या राय है, वो आपको पूरी कहानी बताएगा. वो पूरा बताएगा कि इस प्रेसिडेंट, मतलब मैं आपको टॉपिक ऐसा जानबूझ के बताऊँ जिसका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है. बट द किड इज सो स्मार्ट, ही इज वेल कम्युनिकेटर, इतना ज़बरदस्त कम्युनिकेटर है. सो मैं ये समझता हूँ कि हमें देखें, पेरेंट्स जो है वो इनकरेज कर सकते हैं, प्रिपेयर टीचर नहीं करना है. चाहे वो यूनिवर्सिटी का टीचर है, चाहे वो कॉलेज का टीचर है, चाहे वो प्राइमरी स्कूल का है, जो प्रिपरेशन है, जो तैयारी है उस बच्चे की, वो उसी उस्ताद ने ही करनी है. मैं हमेशा आपके प्रोग्राम्स में भी कहता हूँ, दूसरी जगहों पे भी ये कहता हूँ कि उस्ताद का रोल जो है वो सबसे वाइटल रोल है. अगर आपने सोसाइटी को डेवलप करना है, वो इसीलिए कहते हैं मदर ऑफ ऑल प्रोफेशंस. तो आपने बैंकर बनना है, उस्ताद भी बनना है, तो उस्ताद ही है जो कि आपको गाइड करेगा, आपको डायरेक्ट करेगा, आपको इंस्ट्रक्ट करेगा. पेरेंट्स जो हैं उस पूरे माहौल को कंड्यूसिव बना सकते हैं. ठीक है, उस बच्चे को इनकरेज कर सकते हैं कि जैसा उस्ताद कह रहा है वैसे करो. और मैंने ये देखा कि एटलीस्ट प्राइमरी एजुकेशन में ये चीज़ बड़ी कम है. प्राइमरी एजुकेशन में पेरेंट्स जो हैं वो ख़ास तौर पे जो अच्छे स्कूलों के they just put all the burden on the school कि भाई तुम जानो, क्योंकि हम तुम्हें फीसें दे रहे हैं, ऐसे ही हम तुम्हें हज़ारों रुपए दे रहे हैं, तुम जानो और तुम्हारा काम जानो. they don't intervene, they don't even bother to ask कि भाई तुमने क्या आज बच्चे ने पढ़ा. चाहे वो 6ठी क्लास का बच्चा है, वो बेचारा सोच में ही होता है कि कोई मुझे माँ भी पूछ ले या फादर, तो मेरी तो कोई सुनने वाला हो, लेकिन बच्चों की सुनने वाला कोई नहीं होता. लेकिन रिदा, हम ये देखते हैं कि बाज़ औक़ात कुछ पेरेंट्स की जानिब से ये प्रैक्टिस भी की जाती है कि अगर घर में गेस्ट आए हैं और बच्चे ने डिबेट में हिस्सा लिया है, तो वही स्पीच उसे वो कहा जाता है कि दोबारा यहाँ पे सुनाओ, अच्छी पोइम पढ़ ली, अच्छी कोई बात सीख ली, इसको कम्युनिकेट करो, यहाँ पे दूसरों को सुनाओ ताकि इसको अप्रिसिएशन मिले. लेकिन क्या ये जो कॉन्सेप्ट है बच्चे के लिए दुरुस्त है, नहीं है, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस इन्हांस करती है या कहीं ना कहीं उसको ओवर कॉन्फिडेंट में तब्दील कर देती है? बिल्कुल, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन बाय योर साइड, फ्रॉम योर साइड. एक्चुअली होता ये है कि हम लोग बाज़ दफ़ा बच्चे को फोर्स कर रहे होते हैं किसी चीज़ पे, बच्चा विलिंगली नहीं करना चाह रहा. ठीक है, अब उसने एक जगह स्पीच की है, बट मैं आई हैव सीन माय कजन्स यंग वंस जो हैं जो कोई सूरत सीख लेते हैं या कहीं अच्छी जी, आप इनके सामने बताओ, ही डज दिस वंस, ही डज दैट ट्वाइस, ही डज दैट लाइक थ्राइस, उसके बाद ही डज नॉट वांट टू डू इट. वो नहीं करेगा तो पेरेंट्स गुस्सा करेंगे, उसे उधर ही स्नप कर देंगे. वो बच्चे को क्या करता है कि वो उस तरीके से उसके अंदर एक अजीब सी ना वो कैफियत पैदा हो जाती है कि शायद ये मेरी ड्यूटी बन गई है. ठीक है, और फिर एक और चीज़, सॉरी मुझे ज़हन में आ रही थी, मैं सर की बात में ऐड करना चाहूँगी, वो ये थी कि हमारे यहाँ क्या होता है कि जो एक अच्छा बच्चा है ना, चाहे वो घर में है या क्लास में, बस पेरेंट और टीचर उसी पर फोकस करते हैं. ठीक है, क्लास में अगर कोई बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, टीचर उसी को आगे हर चीज़ में लाती है. ऑन द कॉन्ट्री होना ये चाहिए कि स्टूडेंट्स जो बेसिकली अपने आप को थोड़ा, टीचर को लगता है वो कमज़ोर है एज़ कम्पेयर टू अदर, या पेरेंट्स को लगता है मेरे बच्चों में ये बच्चा जो है वो दूसरे बच्चे से, उसकी तरबियत में थोड़ी ज़्यादा उन्हें ज़रूरत है करने की. और इसके लिए पेरेंट्स तो प्राइमरी एक रोल प्ले कर ही रहे हैं. टीचर्स के लिए एक और चीज़ है, क्योंकि सिंस टीचर्स भी, मैं आई ऑलवेज से कि इवन टीचर्स आर इन अ लर्निंग फेज, तो उनके लिए वर्कशॉप्स कंडक्ट करवानी चाहिए यूनिवर्सिटीज़ को, ताकि उनकी इस किस्म की ट्रेनिंग हो कि इफ़ यू सी अ स्टूडेंट जो आपको लगता है इज़ वीक, जो बोल नहीं सकता, ये जो कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहा, ताकि आप उसको भी सामने लाएं. अगर पास में ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ है कि किसी एक लफ्ज़ की उसकी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हुई और उस पर उसका मजाक बनाया गया, और अब उसके अंदर वो कॉन्फिडेंस लेवल ही नहीं है कि वो दोबारा से अपेयर हो सके, दोबारा से कुछ प्रेजेंट कर सके. बिल्कुल, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन टीचर से ज़्यादा
you can say combined responsibility. Our parents और teachers need to talk to each other ताकि they need to work on that very student, because अगर आप उसे उसके हाल पे छोड़ देंगे तो there is a possibility कि वो सारी जिंदगी उसी एहसास कमतरी के साथ जिंदा रहेगा और वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर बोलने से अब घबराएगा और वो बैक साइड पे रहेगा. और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो काबिल होते हैं, बिलीव मी, जो काबिल होते हैं वो सिर्फ बैक साइड पे रह जाते हैं. क्यों? क्योंकि उनमें बोलने का होना. और जो उनसे कंपैरेटिवली कम काबिल होंगे, जिनको मे बी, मैं ये नहीं कह रही कि हर बोलने वाला, अच्छा बोलने वाला ही नलायक ही होता है, लेकिन हो सकता है वो उस वजह से, क्योंकि आप आइंस्टाइन और इन सबको देख लें, दे वर नॉट कॉन्फिडेंट, दे वर शाय. साइंटिस्ट के बारे में अक्सर होता है कि जो बहुत काबिल हैं वो फ्रंट एंड पर बोलने, बैक एंड से अपनी डिस्कवरीज के थ्रू बोलते थे वो. तो मसला क्या था? क्योंकि उनकी कोई, उनके साथ कोई काउंसिल उन्हें करने, उनकी हेल्प करने वाला कोई नहीं था. तो मेरी कोशिश ये होती है, या मैं किसी से भी बात करती हूँ, हेल्प दोज चिल्ड्रन जिनको ज़रूरत ज़्यादा है. उन पर काम करने की ज़रूरत इतनी नहीं है जिनको ऑलरेडी कॉन्फिडेंस लेवल उनसे बेहतर है. तो ये मेरा, तो उनकी हेल्प कैसे की जाती है, कैसे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट किया जाता है, उसके लिए आप क्या टेक्निक्स यूज़ करती हैं? मैं टेक्निक्स ही यूज़ करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनसे पर्सनल लेवल में बात करूँगी, बजाय उन्हें सारी क्लास के सामने बात करके शर्मिंदा वो महसूस करें. मैं उनसे कहूँगी आप मुझसे बाहर आकर बात कर लो. प्लस मेरा उनसे बात करने से ये होता है कि वो थोड़ा सा उनके कंफर्ट लेवल डेवलप हो जाता है ना, कि अब वो दे नो कि टीचर इज अंडरस्टैंडिंग माई इशू, टीचर इज नॉट मेकिंग फन ऑफ मी. उससे क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आई आस्क हिम कि तुम डाइस पे आ रहे हो तो बेशक रीड करो, लेकिन तुम पढ़ो, एंड आई विल मेक श्योर नो वन लाफ्स, नो वन इवन पासेस अ कमेंट. ठीक है, दैट स्लोली डेवलप्स दिस कॉन्फिडेंस लेवल इन देम. और फिर क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता आई हैव सीन चेंजेस इन माय स्टूडेंट्स, कि जो पहली क्लास में बिल्कुल खामोश, आज ही कहें है एक्सपीरियंस मेरा, कि एक मेरी क्लास का स्टूडेंट, मैं जब भी बात करती थी वो फौरन नीचे मुंह करके लिखने लग पड़ता था. आज मैंने उसे बड़े आराम से डिस्कस किया और मैंने सबको चुप करवा दिया. मैंने कहा लिसन टू हिम, और लिटरली नो वन वाज अलाउड टू से इवन अ कमेंट, मतलब सिंगल बैड थिंग अबाउट हिम. वो बेशक गलत, मैंने कहा आप बात करो, आपको कोई नहीं टोकेगा, क्योंकि यहाँ पर सारे आपके जैसे बैठे हैं, कोई आपसे ज़्यादा काबिल नहीं है. ये चीज़ उनके दिमाग में डाल दें कि आप भी काबिल हैं, आपसे ज़्यादा काबिल कोई नहीं है. ठीक है, हर किसी में गलतियाँ हैं, बिल्कुल. ठीक है, तो ये मत समझे कि बस आप ही गलत हैं, अगला भी गलत है. हो सकता है उसकी गलती थोड़ी डिफरेंट लेवल की है. तो इस तरह मैंने उस स्टूडेंट में चेंज देखा. आज वो इतना बोल रहा था, इट वाज रियली, आई वाज रियली हैप्पी. कुछ गलतियां भी कर रहा था, लेकिन आई वाज हैप्पी कि एटलीस्ट ही ट्राइड. बिल्कुल. तो दैट मेड मी फील गुड कि भाई एटलीस्ट आई वाज एबल टू हेल्प. और ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों में, अपने स्टूडेंट्स में और स्पेशली अपनी यूथ में इतना कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट करें कि वो कम्युनिकेट कर सकें, वो अपने तमाम तर नॉलेज को एक्सप्रेस कर सकें. बिलाल साहब, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे, उसी बात को अगर थोड़ा सा और बढ़ाएं और इंटरव्यू में अपेयर होने की बात को करें, तो अपेयरेंस से लेके क्या बोलना है, कितना बोलना है, जो चीज़ें सीवी में मेंशन है, आया वो आप उस अहलियत के जो है वो हकदार भी हैं, या आप उस काबिलियत को सामने रखते हुए सब कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं. ये जो हम देखते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है, सीवी में कुछ और लिखा हुआ है, बच्चा बोल नहीं पा रहा, बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ये सारी चीज़ें, ये सारी तैयारियाँ कौन कराएगा? वेल डिपेंड करता है रोल, किस स्टेज की बात करें. अगर आप यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट की बात कर रही हैं तो फिर यूनिवर्सिटी में कुछ ऐसे ऑफिसेज बने हुए हैं, सीवी राइटिंग की वर्कशॉप्स होती हैं, काउंसलिंग ऑफिसेज हैं, जॉब प्लेसमेंट ऑफिसेज हैं, ये उनका काम बनता है. कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, बिजनेस स्कूल में तो हैं आई एम श्योर, लेकिन ये जो इंजीनियरिंग स्कूल्स हैं इनमें ऐसे सब्जेक्ट्स की कमी है, करिकुलम ऐसा नहीं डिज़ाइन हुआ हुआ जहाँ पे आप सीवी राइटिंग पे फोकस कर सकें. या आई नो सोशल साइंसेज में भी प्रॉब्ली ऐसी कहीं ना कहीं वीकनेसेस हैं करिकुलम में, कि आप HR के कोर्सेज जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कोर्सेज, पर्सनल मैनेजमेंट के कोर्सेज, चलें मान लिया वो शायद आपकी मेन फील्ड नहीं है, लेकिन जैसे रिदा ने कहा वर्कशॉप्स के ज़रिए बड़ी आसानी से हो सकता है, मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ करवाती भी हैं. अच्छा, अगला जो मरहला है अपेयर होने का, उसमें मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स हैं. फर्स्ट, आप ट्रुथ फुल रहें उसके अंदर अपने CV में, और जो आप एक्चुअल हैं एग्जैजरेशन से काम मत लें, ओवर कह लें, चीज़ों को एग्जैजरेट ना करें, ओवर वो ना करें कि जी मैं पता नहीं 30 मार खान रहा हूँ अपनी ग्रेजुएशन के दिनों में, या मैं पता नहीं मेरे लिए तो कोई मसला ही नहीं है, चांद तारे तोड़ के ले आऊँगा. नहीं, ऐसा नहीं है. बी वेरी हम्बल, बी वेरी सेंसिटिव, बी वेरी ओरिजिनल, बी वेरी रियलिस्टिक कि जनाब दिस इज आई एम. प्रॉब्लम ये है कि जब वो सिंपल सवाल पूछते हैं कि अपनी स्ट्रेंथ्स बताएं, एम्प्लॉयर जो पूछता है, पोटेंशियल एम्प्लॉयर, अपनी स्ट्रेंथ्स बताएं, अपनी वीकनेसेस बताएं, या ब्लैंक, क्योंकि दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट. सो मेरी जो इनसे एडवाइस यही होगी बच्चों से जो इंटरव्यूज़ में जाएं, एक तो प्रिपरेशन लाजमी रखें. एम्प्लॉयर जिसके पास आप जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप बैंक के पास अपने इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, उस बैंक को बैकग्राउंड स्टडी कर लें. वो कब बैंक बना, उसकी कितनी ब्रांचेज हैं, कौन सा रोल, आपका रोल क्या होगा, उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन देख लें. ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख लें, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि आपसे एक्सपेक्टेशन क्या है, उम्मीदें क्या लगा रही है,
वो उम्मीदें क्या लगा रहा है वो इदारा। अच्छा, दूसरा ये है कि मैंने जैसे पहले कहा, आपकी जो सॉफ्ट साइड है दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। आपकी हार्ड साइड तो आपकी डिग्रियाँ हैं, ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, लेकिन आप बातचीत कैसे करते हैं, आप सेंसिबल हैं या नहीं है, सोशल क्यूज ले सकते हैं या नहीं है, सो दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट। एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग अब तक की हमारी जो यूनिवर्सिटियाँ हैं वो इस चीज़ पे बिल्कुल फोकस नहीं करती। ये मैं अपनी क्या लें वीकनेस एक्नॉलेज करता हूँ। ये हम इवन हमारे बच्चों को, हमारे नौजवानों को ये भी नहीं पता कि इंटरव्यू में अपेयर होने जा रहे हैं तो वहाँ पे ड्रेसिंग कैसे करनी। एग्जैक्टली हम तो बच्चों को ये क्या के भेजते हैं कि प्रॉपर यू हैव टू बी फॉर्मली ड्रेस्ड, यू कैन नॉट गो इन योर शैबी क्लोथ्स और जीन्स आपने जो पहनी है, और खास तौर पर लड़के बाल नहीं बने और वैसे ही उठ के आ गए। चलें लड़कियां थोड़ा बहुत चलें बनाओ श्रृंगार कर लेती हैं, लेकिन लड़के तो बिल्कुल किसी चीज़ की परवाह नहीं करते। दे जस्ट कम एंड दे डोंट बॉदर कि जी ठीक है नहीं होती जॉब तो ना हो। एक ये भी बड़ा एक अजीब एटीट्यूड है, क्या लेजी लेथार्जिक एटीट्यूड है। हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, किसी और जगह पे। फादर तो है ना, पैसे दे रहे हैं। ये उसका आई थिंक यू नीड टू हैव अ सेपरेट टॉपिक ऑन कि वो जो कलेक्टिव सिस्टम है हमारा, या जो फादर सपोर्ट करते हैं, पेरेंट्स सपोर्ट करते हैं, वो किस स्टेज पे रुकनी चाहिए, कहाँ पे बच्चों को बताना होगा कि जी इनफ इज इनफ, नाउ यू हैव टू बी ऑन योर ओन, टेक योर ओन चांसेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज लें, डिसीजंस अपने लें, खुद जॉब करें, पैसे बनाएं, ताकि आप सोच के काम करें ना, बगैर सोचे समझे आप कुछ ना करें। लेकिन ऐसा नहीं होता, और स्पेशली लड़कियों के हवाले से भी बहुत सारी कंप्लेंट्स आई कि इवन दो वो अपना नाम भी भूल जाती हैं। रिदा, इसके पीछे क्या रीज़न है? नेचुरली है, साइकोलॉजिकली है, या वाकई जब अपेयर होना इंटरव्यू में तो कुछ भी समझ नहीं आता और हम ब्लैंक हो जाते हैं? बिल्कुल ऐसी ही बात है। लड़कियों के बारे में अक्सर वो कहते हैं ना कि वो कहते हैं लड़कियां धीमा बोलती अच्छी लगती हैं, इस किस्म की बातें हमारी सोसाइटी के जो टैबूज हैं, उससे क्या होता है जब वो अगर किसी तरीके से वो मेहनत करके इंटरव्यूज तक पहुंच भी जाती हैं, वो उधर भी यही समझती हैं कि हम जितना रिजर्व होकर बैठेंगे उतना अच्छा है, पर दे डोंट रियली नो कि जी जितना हम अच्छा बोलेंगे उतना ही हमारे लिए एक्सेप्टेबिलिटी होगी। ठीक है, क्योंकि मतलब एग्री और नॉट, वी आर बेसिकली लिविंग इन अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी ना, तो उसमें क्या होगा कि वो नॉर्मली मेल की प्रेफरेंस होती है, फर्स्ट मेल, सेकेंडली वो फीमेल जो उन्हें लगे कि जी इस एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकती है। अगर आप उसी तरह रिजर्व और धीमा बोलने वाले और साइड, तो दे नो शी विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव ना। तो आई ऑलवेज सजेस्ट माई फीमेल स्टूडेंट्स कि यार क्लास में क्या किया करो भाई, चिपक के बैठने के लिए नहीं कह रही, लेकिन मेल के साथ बैठना सीखो। चेयर जो है वो लड़कियों ने सेग्रीगेटेड सिस्टम होता है ना, लड़कियां अलग हैं, लड़के बिल्कुल अलग हैं। मैंने कभी एक चेयर छोड़ो भाई, एक तो सोशल डिस्टेंसिंग का सीन वैसे ही चल रहा है आजकल, तो एक लड़का है, सीट छोड़ी लड़की, सीट छोड़ी लड़का, मैंने कहा ताकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपस में बैठने का तो आए। फिर मैं क्या करती हूँ, जब ग्रुप्स बनते हैं ना, तो आई टेल देम कि जी मेल एंड फीमेल ग्रुप होगा, खाली मेल ग्रुप नहीं होगा। ठीक है, ताकि दे विल हैव अ म्यूचुअल कोऑपरेशन व्हाइल दे आर प्रिपेयरिंग। तो उससे क्या होगा, उनको बात करना आएगा भाई आपस में कि जी आपका जो आपके साथ खड़ा है, लड़के को भी लगेगा आई हैव टू गिव हर रिस्पेक्ट, लड़की को भी पता है कि मैं उससे बात करूंगा तो करूंगी, तो मेरा थोड़ा ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनना है, टीम वर्क करना है, तो फिर मेरा इंटरेक्शन पहले से होना चाहिए। ऐसा ही है। और मैं सर की बात में एक और चीज ऐड करूंगी, सर आपने बाकी बहुत अच्छा तरीका बताया कि सीवी में यू शुड बी वेरी ट्रूथफुल, देन आपकी अपीयरेंस लुक्स वेरी गुड। एंड व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग ना, हमें एक बचपन से बात बताई जाती है, स्टैंड बिफोर द मिरर और बात करो। बिल्कुल, आपको आपके एक्सप्रेशंस नजर आ रहे हैं, यू नो कि आपका जेस्चर पोस्चर कैसा है। इवन मुझे याद है कि हम डिबेट्स के लिए भी प्रिपरेशन करते थे, तो यही बताया जाता था कि शीशे के सामने खड़े हो और इसको बार बार प्रैक्टिस करो। यस एग्जैक्टली, बाय दैट टाइम यू विल बी एबल टू नो कि व्हाट यू लुक लाइक जब आप ऑडियंस के सामने खड़े हैं। तो ये चंद एक चीजें मैं अपने स्टूडेंट्स को बताती हूँ कि आपकी ठीक है नॉलेज भी मैटर करता है, ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, फिर आपका वो कहते हैं ना लुक, और फिर जब आप शीशे के सामने अपने आप को फाइनली प्रिपेयर कर रहे हैं, तो वो आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि व्हेन यू आर स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ योर पैनल ऑफ इंटरव्यूअर्स, तो आप एकदम से पैनिक नहीं कर जाएंगे कि आपको अपना नाम तक भी भूल जाए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बड़ी हमारे यहाँ होता है, ये जॉब बच्चों को मिलती कब है, जब वो यूनिवर्सिटी से निकलते हैं। बाहर के मुमालिक में क्या होता है, स्कूल से ही बच्चों को ना पार्ट टाइम जॉब्स के लिए दे देते हैं, उससे उनके अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस ये आ जाता है कि वो लोग, उनको पता है जी हमने किसी से बात कैसे करनी है। बिल्कुल, आहिस्ता आहिस्ता बाय द टाइम एटीट्यूड क्या है, उनकी स्ट्रेंथ्स क्या है, क्या वीकनेसेस हैं, इनको कैसे ओवरकम करना है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ नहीं की जाती है। एक और मसला जो रिदा मैं चाह रही हूँ कि हम फौरन से डिस्कस कर लें, और वो ये है कि हम जहाँ इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, जहाँ जिस जॉब के लिए हमने जो है अपनी सीवी पुट इन की है, हमें ये भी नहीं पता कि आया वाकई हम इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं। हमारे बच्चों को नहीं पता कि उनके अंदर पब्लिक डीलिंग कॉन्सेप्ट है या नहीं, लेकिन उन्हें एचआर की जॉब चाहिए। ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है कि जॉब कुछ करने जा रहे हैं, एप्टीट्यूड कुछ कहता है, इंटरेस्ट कुछ है, इंटेंशंस कुछ हैं, यहाँ पे भी थोड़ी सी प्रिपरेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल प्रिपरेशन की ज़रूरत है, और मैं बिल्कुल आपकी बात से एग्री करती हूँ, इवन सर भी करेंगे। मसला ये हमारे जो जॉब मार्केट है ना, उसके अगेन देयर शुड बी अनदर सेगमेंट ऑन इट, वो नहीं अच्छी।
ٹھیک ہے. اسٹوڈنٹس کو ہوتا ہے بس جاب مل جائے, کسی بھی جگہ چلے جائیں ہم, ٹھیک ہے, جہاں پہ انہیں اچھے, کیونکہ موسٹ آف دا ٹائم کچھ ایسے لڑکے خاص طور پہ جو ہوتے ہیں نا, ان کو ضرورت ہوتی ہے جاب کی, کیونکہ جیسے ہی وہ فارغ ہوں گے پیرنٹس نے, ایک ہماری سوسائٹی کی ڈیمانڈ ہے کہ لڑکا نیڈس ٹو ہیو اے جاب ان آرڈر ٹو ہیو اے فیملی. وہ کوئی بھی جاب, بے شک اس کا سی وی از سینگ ادروائز, اس نے وہ جاب لینی ہے, ٹھیک ہے, بے شک اس کا اس میں ایکسپیرینس نہیں ہے, نالج بیس نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, اور اس سے کیا ہوتا ہے پھر اس میں انٹرسٹ نہیں ہوتا. بالکل وہ ادھر جائے گا, بور ہوگا, وقت کاٹے گا, وہ فرسٹریٹڈ قسم کی لائف گزار رہا ہے. یہ چیز ہمارے ہاں ایکچولی جاب مارکیٹ کی جو اویلیبلٹی کم ہے نا, وہ بھی ادھر فیکٹر ایک ہے جو میٹر کرتی ہے, کہ جس کی وجہ سے بچہ ہوتا تو پریپیئرڈ ہے. اب شروع میں جب ایک نہیں, اب آرٹس کے جو بچے آپ کریٹ کر رہے ہیں, ول دے آل گیٹ جابس؟ نو, ناٹ نیسیسری. پھر وہ آلٹرنیٹیو سورسز دیکھتے ہیں, بالکل, جس کی وجہ سے جو ان کے اوریجنل اسکلز ہیں نا وہ یوٹیلائز نہیں ہو پا رہے ہوتے, جس کی وجہ سے پھر اگین وہی کانفیڈنس کا ایشو آ جاتا ہے, ان میں بولنے کا مسئلہ آ جاتا ہے, کیونکہ جو آلریڈی اس کر کے کچھ اور آئے ہیں, کرنے کچھ اور جا رہے ہیں, کرنا کچھ اور چاہتے تھے. یہ بہت سارے ایسے جو ہیں کانفلکٹس ہیں جن کو اوور کم کرنا ہے, ان کے لیے سولوشنز پرووائڈ کرنے. ہمارے ساتھ جو ہمارے دو مہمان ہیں, رضا تنویر اور پروفیسر ڈاکٹر بلال مرزا صاحب, ان کا اور ہمارا ساتھ یہیں تک ہے. جانے کا وقت ہے, جانے سے پہلے ان دونوں سے گزارش کریں گے کہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو, ہمارے ٹیچرس کو, ہمارے والدین کو کوئی نہ کوئی میسج دیں. رضا, آپ سے سٹارٹ لینا چاہوں گی, کوئی سجیشن دینا چاہیں, کوئی میسج دینا چاہیں؟ بس میرا سجیشن یہی ہے کہ ہر چیز پر اتنا پریشان نہیں ہو جانا چاہیے. وہ کہتے ہیں نا, یو ناٹ گیٹنگ آؤٹ آف اٹ الائیو دس لائف, ٹھیک ہے نا, تو اٹس ناٹ نیسیسری کہ آپ اتنا پریشان ہو جائیں کہ آپ جب کلاس میں سامنے آئے تو آپ کے پسینے چھوٹ رہے ہوں. ٹرائی, یو ول فیل, کہتے ہیں نا, فیل ونس, ٹوائس اینڈ تھرائس, فائنلی یو ول اسٹینڈ اپ. But if you're not going to try, you never win. Exactly. بہت اچھی بات, بہت اچھا میسج. بلال صاحب, آپ سے میں سجیشن بھی چاہوں گی کہ آپ اسٹوڈنٹس کو, جتنے بھی ہماری یوتھ اس وقت دیکھ رہی ہے, ان کو سجیسٹ بھی کریں, اینڈ دین پھر اپنا میسج. میری ایک بیسک سجیشن تو یہ ہے جی, کانفیڈنس پہ کام کریں. کانفیڈنس اسپیکس ویری لاؤڈ, کانفیڈنس از ویری اٹریکٹیو, ٹھیک ہے, نالج سے زیادہ اٹریکٹیو ایٹ ٹائمز ہو جاتا ہے انفارچونیٹلی. سو اپنے کانفیڈنس بلڈنگ پہ کام کریں, اور اس میں آپ پبلک اسپیکنگ از ون آف دیم, سوشلائزنگ از اندر فارم. سو آپ جو ورک شاپس ہوتی ہیں یونیورسٹیز میں, اسکولس میں بھی ہوتی ہیں, کچھ اسکولس کرتے ہیں, اگر آپ ٹیچر جو ہے وہ موقع دے. اچھا, بچہ جو ہے, اسٹوڈنٹ جو ہے, شاگرد جو طالب علم ہے, مسئلہ یہ کہ دے ڈو ناٹ ہیو رول ماڈل. سو پلیز اپنے رول ماڈل سلیکٹ کریں. وہ پرابلی آپ کا ٹیچر ہو سکتا ہے, صحیح, ٹھیک ہے, ایک تو رول ماڈل آپ کا ہونا چاہیے, دوسرا مینٹور. لازماً آپ اپنا مینٹور آئیڈینٹیفائی کریں, میل فیمیل اٹ ڈزنٹ میٹر. اپنا مینٹور جو آپ کی انگلی پکڑ کے آپ کو بتائے کہ جناب یہ مسٹیک کر رہے ہو, اینڈ دس شوڈ بی آئی تھنک آنیسٹ اوپینین فرام دا مینٹور سائڈ آلسو. آنیسٹلی بتائیں کہ یار یہ آپ بہتر کریں, یہ آپ کی اسٹرینتھ ہے, سمیشن اسٹرینتھس کی. جو ایک رضا نے بڑی اچھی بات کی, ہمیں ایز اے ٹیچر بھی مسٹیکس کے کلچر کو نا وہ انکریج کرنا ہے. کلاس روم از این ایکسپیریمنٹ, ایک لیب ہے. میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں یہ کلاس جو ہے نا آپ کی, اس کو لیب سمجھے. لیبس میں مسٹیکس ہوتی ہیں, لیکن جب آپ عملی زندگی میں جائیں گے وہ پھر لیب نہیں ہے. بالکل, وہ آپ نے مسٹیک کی تو آپ کو جو امپلائر ہوگا وہ آپ کو لیٹر پکڑا دے گا. بالکل, یہ چھوٹی سی سوچ ہے جو کہ ایک بچے کا ایک فیوچر بنا سکتی ہے اور اس کو کامیابی کی طرف لے کے جا سکتی ہے. اپنے دونوں مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے جن سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا, اور بہت اچھا لگا بات کر کے. انٹرویو میں کس طرح سے اپیئر ہونا ہے, عملی پیشکش کیسی ہونی چاہیے, اس کی اہمیت اور ضرورت کیا ہے, اس کے لیے سجیشنز کیا ہیں کہ کس طرح سے ہم انٹرویو کو پریپیئر کر سکتے ہیں, اور جانے سے پہلے, اپیئر ہونے سے پہلے ہمیں کون کون سے فنڈامنٹلز, کون کون سی ٹپس اور کون کون سے سولوشن سامنے رکھنے ہیں, اس کے حوالے سے بھی ہمیں گائیڈ کیا ہمارے دونوں مہمانوں نے. انشاءاللہ ہم جو ہے وہ مزید بھی اس کے حوالے سے آنے والے وقتوں میں باتیں کریں گے اور بہت کچھ سیکھیں گے. ہمیں ایک بریک کی جانب بڑھنا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو آج کے دن کے حوالے سے, آج کے دوسرے ٹاپک کے حوالے سے ڈسکشن کریں گے کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ. جی ویلکم بیک. سچ سویرا میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کو کہیں گے خوش آمدید. اور بریک پہ جانے سے قبل ہم نے کہا تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو آج کے دن کی مناسبت سے گفتگو کریں گے, آج کے دن کے حوالے سے آپ کو بتائیں گے. کچھ نئے مہمان ہمارے ساتھ ہوں گے جن سے ہم آج کے دن کے حوالے سے اور آج کے دوسرے موضوع کے حوالے سے بات کریں گے. آج سفید چھڑی کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے؟
सफ़ेद छड़ी की अहमियत को किस तरह से उजागर किया जा सकता है, वाइट केन डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इस पर आज हम रोशनी डालेंगे। इसके हवाले से बहुत कुछ जानेंगे और ये सफ़ेद छड़ी किस तरह से जो है अपनी अहमियत और ज़रूरत को माशरे में आगाही के तौर पर जो है बता सकती है, या माशरती आगाही इसके लिए कितनी ज़रूरी है, इस पर भी आज एम्फेसिस किया जाएगा। माशरती आगाही की जहां बात करेंगे वहीं शऊर डेवलप करना, शऊर उजागर करना किसकी ज़िम्मेदारी है, विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए हम किस तरह से जो है वो उनकी स्ट्रेंथ बन सकते हैं, उनको किस तरह से जो है वो हम इस मुआशरे का अहम रुकन बना सकते हैं और उनके अंदर ये एहसास ज़िम्मेदारी, ये एहसास डेवलप कर सकते हैं कि वो किसी से कम नहीं है, वो किसी तरह से भी कमज़ोर नहीं है, बल्कि वो भी इस माशरती तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, वो भी इस मुआशरे का एक फ़ाल हिस्सा है, एक फ़ाल किरदार है और वो बहुत कुछ सीख सकते हैं जो कि वो सीखना चाहते हैं, जो कि वो करना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें हैं जो कि हम करने जा रहे हैं अपने प्रोग्राम के इस सेगमेंट में। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, अब जल्दी से उनका तारुफ कराते हैं, उनसे आज के दिन की मुनासबत से गुफ्तगू करते हैं और उनसे जानते हैं कि वाइट केन डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, इसका मकसद क्या है, माशरती आगाही इसके हवाले से क्यों ज़रूरी है। हमारे साथ मौजूद हैं जी मोहम्मद अब्दुल्ला यूसुफ साहब, खुशामदीद कहते हैं, चेयरमैन हैं पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस के। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब आपके आने का। आज की दूसरी मेहमान का तारुफ कराते हैं, उन्हें भी वेलकम करते हैं। राबेल पीरज़ादा हैं हमारे साथ, चीफ कोऑर्डिनेटर हैं पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस की। वेलकम करते हैं। क्या हाल है राबेल? अस्सलाम वालेकुम। एंड बिल्कुल ठीक, आप सुनाएं। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अब्दुल्ला साहब, आप क्या कहना चाहेंगे आज के दिन की मुनासबत से, कितनी अहमियत का हामिल है आज का दिन? देखिए, बात ये है कि ये सारा हमारा जो मसला है एक ब्लाइंड्स का जी जी दुनिया में, तो उसके लिए एक जो इन्होंने फ़ैसला किया ना अमेरिकन्स ने, वो ये था कि जी इसके लिए हमें एक वाइट केन जो है सही वो निकालनी चाहिए और उससे फिर ये जो ब्लाइंड्स हैं वो फैसिलिटेट हो जाएंगे। जो उनका आना जाना मसला है तो उसके थ्रू वो उसको यानी बेहतरी उनके लिए आ जाएगी, कन्वीनियंट हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा। तो वो फिर उस तरह से ये चीज़ शुरू हुई है और आज तक ये चल रही है और ये बड़ा डेफिनेटली एक हेल्पफुल चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है जो कि यूज़ की जा रही है। और फिर अब ये इन्होंने ये भी एक किया हुआ है कि वो सालाना एक दिन उन्होंने कर दिया था डिसाइड, ये जो 15 अक्टूबर वाला है कि जी उस दिन फिर ये सारी चीज़ को दोबारा से हम सेलिब्रेट करेंगे। तो वो उस तरह से ये चीज़ चल रही है और बड़ा मैं कहता हूँ कि दुनिया में और फिर हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे इसका बड़ा एक फ़ायदा है और यूटिलाइजेशन है, एवरीबडी इज़ यूजिंग इट। बिल्कुल, तो वो एक बड़ी प्रैक्टिकल चीज़ है ना। लेकिन इसकी अहमियत को जानना और इस ज़रूरत को समझना कि इसके हवाले से आगाही डेवलप करना कितना ज़रूरी है, इस पर हम जानते हैं कि राबेल क्या कहना चाहेंगी। सबसे पहले तो आज के दिन के अहमियत के हवाले से क्या कहेंगी? इंटरनेशनल डे है और पूरी दुनिया आज वाइट केन डे सेलिब्रेट कर रही है। वेल, सबसे पहले तो मैं यही बात कहना चाहूँगी कि वाइट केन इट्स नॉट अ सिंबल ऑफ सैम्पैथी, इट्स अ सिंबल ऑफ एन एम्पैथी। ठीक है, ये हमारी आंखों का काम करती है। और सर ने बहुत अच्छी बात बताई, थोड़ी सी हिस्ट्री पे मैं अभी रोशनी डाल देती हूँ कि जब हमारी 2 वर्ल्ड वॉर हुई थी ना, जो 2 जंगें अजीम हुई थी, उसमें ये हुआ था कि पूरे दुनिया से लोग आए थे, तो उसमें जो सोल्जर्स थे ना हमारे, वो ब्लाइंड हो गए थे बहुत सारे। उनकी लाइफ जो है ना वो स्टक हो गई थी वहाँ पे। तो उस टाइम वहाँ की गवर्नमेंट ने, जैसे कि अमेरिका ने बताया, कि उन्होंने उस वक्त ये फैसला किया कि क्यों ना इनको एक इंडिपेंडेंट लाइफ दी जाए, इनके एंजॉयमेंट के लिए जो है ना कुछ केन्स तरतीब दी जाए। अब जबकि वो सोल्जर्स थे तो उन्होंने 3 किस्म की वाइट केन्स जो हैं वो निकाली। ठीक है, एक वाइट केन थी जो घुटने पे ख़त्म होती थी, दूसरी वाइट केन बैली बटन पे और तीसरी वाइट केन आपके हेड पे। तो जो अब उसमें 3 वाइट केन थी, जो उसका मकसद था, तो चले आपसे मैं पूछती हूँ कि वो देवर सोल्जर्स, तो उन्होंने जो नी तक निकाली होगी उसका क्या मकसद होगा उस वाइट केन का? डू यू हैव एनी आइडिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो उन्होंने यहाँ तक निकाली थी, क्योंकि वो सोल्जर्स थे तो उन्हें मोर्चों में भी जाते थे ना, सही, तो वो लेट के
वो मोचों में आराम से वो जा सकते थे। बिल्कुल। अच्छा, जो बेली बटन पे आती थी, ये बता सकते हैं? ये भी नहीं आइडिया। अच्छा, ये जो थी ये है कि जब हम मार्केट में जाते हैं, जैसे कि लाइक ये वाइट केन है, इससे आप आराम से फ्रीली वॉक कर सकते हैं। ठीक। फिर चले एक लास्ट वाली तो बता दें जो यहाँ पे आती थी। बिल्कुल, उसका भी कोई आइडिया नहीं। अच्छा, उसकी थी जब हमारे यहाँ, क्योंकि उन्होंने एक एंजॉयमेंट के लिए इसको बनाया था, फ्री वॉक के लिए, तो जब आप हाइकिंग पे जाएं या फ्री वॉक करना चाहें, अच्छा, तो उसको आप लॉन्ग कर लेते हैं। लाइक जैसे ये है, अब इसको मैंने खोल दिया, तो ये मुझे बहुत दूर तक बता सकती है कि रास्ते में क्या क्या चीजें, क्या क्या चीजें। ठीक है। तो ये इसलिए इन्होंने बनाया, और इसका कलर पहले ब्लैक था। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लैक कलर जो था, तो फिर लायंस क्लब वालों ने देखा कि एक लड़का जो है वो रोड क्रॉस कर रहा है और उसकी ब्लैक है और वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, उसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इन्होंने फिर वाइट बनाई। सही। अब इस वाइट में भी इन्होंने क्या किया कि जो सिर्फ ब्लाइंड हैं वो फुल वाइट में जाएंगे, ठीक। जो डेफ एंड डम हैं वो रेड में जाएंगे, ठीक है, मतलब लोअर पार्ट, और जो लो विजन है वो ग्रीन में जाएंगे। सही। लेकिन अब ये है कि हम इतना ज्यादा इसको नहीं कर रहे थे, लाइक जैसे मेरी वाइट स्किन पे भी रेड कलर नीचे शो हुआ हुआ है, तो ये कोई हमने नहीं करवाया, तो वो वैसे ही आप आजकल फैशन में भी वो दे देते हैं। क्योंकि वो तो हर चीज फैशन में है, तो वाइट कैन भी एक फैशन को वो भी फॉलो कर रही है, उसको भी हमने जो है वो देखा कि कलरफुल बनाया। हाँ जी। और जो सबसे अहम चीज है, तो इसीलिए वाइट कैन जो बेसिकली हमारी विजन का काम करती है। ठीक है। तो ये बेसिकली इस वाइट केन का मेन मकसद है, और हम इजीली फ्री वॉक करते हैं। और लॉकडाउन में जहाँ पे आपने देखा कि मतलब हर कोई सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन कर रहा है। बिल्कुल। अब एक ब्लाइंड लोग देख नहीं सकते, ठीक है, तो वो तो उनकी तो फिर बिल्कुल ही वो तो लॉक्ड हो गए घर में। तो इसी चीज को मेंटेन रखते हुए PFAB ने, ये देखें, ये बैंड आप देख रहे हैं मेरे हाथ में, ठीक है, ये सोशल डिस्टेंसिंग बैंड है। तो इसको जो है हमने इसको तैयार किया, और चले आने वाले प्रोग्राम में आगे आपको बताएंगे इसको कैसे बनाए। तो इसकी मदद से एक साइटेड इसको पकड़ता है और विजुअली चैलेंज इसको, इससे ये कि बहुत आराम से सोशल डिस्टेंसिंग भी मेंटेन कर लेते हैं, और सबसे अहम चीज़ है कि वो जॉगिंग वगैरह भी इस पे बहुत इजीली कर सकते हैं। क्या बात है। देखिए, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जो है वो प्रॉब्लम का हल मौजूद है, लेकिन कितना ज़रूरी है अब्दुल्ला साहब कि इसके हवाले से आगाही डेवलप की जा सके, जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं उनको बताया जा सके कि आपके लिए आज का दिन है और क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, आप किस तरह से इस माशरे का एक फाल किरदार बन सकते हैं। देखिए ना, बात तो ये है कि ये तो एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है फॉर द ब्लाइंड, और उनको डेफिनेटली बताना है, बताया जाता है, और अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। और अब मसलन जो हमारा इदारा है, पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस के नाम से जो NGO है, उसका भी एक बहुत बड़ा ये रोल है, ये फंक्शन है कि भाई हमने ब्लाइंड्स को हेल्प आउट करना है, उनको फैसिलिटेट करना है, ठीक है। और उसमें जो हमारा वो आता है ना, एक मेन ऑब्जेक्टिव कह लें, जो हमारा एफर्ट है, उसमें ये है कि हमने उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है ना, उसको हमने और इम्प्रूव करना है। सही। जो कि एक आएगा थ्रू ट्रेनिंग, एजुकेशन, और फिर उसके बाद आपका ये जो होता है गाइडलाइन प्रोवाइड करके, एसोसिएट काइंड ऑफ एड्स, एंड देन काउंसलिंग। ये आपकी वो जो होती है ना, उनको फैसिलिटेट करने के लिए एफर्ट वो की जाती है। और उसकी बेसिस के ऊपर फिर आपने एक बंदे को एजुकेट किया, फिर उसको ट्रेन किया, तो वो फिर आगे उसी तरह से नौकरी भी करेगा। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सही। और फिर अगर वो नौकरी कर लेता है, तो फिर वो एक अपने लाइफ लॉन्ग अपना वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो फिर पूरी कर सकता है। एग्जैक्टली। तो ये होती हैं हमारी बेसिक एफर्ट्स, और जो हम कोशिश कर रहे हैं। और फिर उनको आगे हमने मज़ीद बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम उनको एजुकेट करते हैं या ट्रेन करते हैं, और वो राबेल आपको डिटेल्स में बताएगी। बिल्कुल, वो डिटेल्स हम राबेल से ही जानेंगे। हमारे साथ हमारे रेगुलर कॉलर इम्तियाज़ कराची से मौजूद है, देखते हैं क्या शेयर करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़। वालेकुम अस्सलाम मैम, ये शेयर करना चाहूँगा सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको, ये मैं कोई लफ्जी बात नहीं बल्कि दिल से कह रहा हूँ, आप काबिल तारीफ हैं कि इस तरह के इवेंट, इस तरह के प्रोग्राम ऐसे मौक़ों पर करते हैं। वेरी गुड, जीते रहिए। बात दरअसल ये है कि मैं बात चंद सेकंड ज्यादा का तलबगार हूँ। बात यूँ है कि जीते हैं सभी जहाँ में अपने अपने लिए, मगर
सही लोग वही हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं, और वो लोग काबिले तहसीन हैं, और वाकई काबिले तहसीन, चाहे कोई भी हो, पाकिस्तानी हो, अमेरिकन हो, कैनेडियन हो, वगैरह वगैरह। अगर वो किसी के लिए आसानी, फायदे के लिए, सहूलत के लिए, उसकी जिंदगी को आसान करने के लिए कोई चीज बनाता है, इजाद करता है, तो वो काबिले तारीफ और काबिले सताइश है। और बात मैम ऐसे लोगों के लिए शेयर अर्ज करता हूँ, ढूंढेंगी मंजिलें तुझे दर बदर, राह खल्के खुदा की राह से क्या बात, रोड़े हटा के देख। तो जो लोग अच्छे काम करते हैं वो काबिले तहसीन, और बात दरअसल ये है कि हमारा दीन, हमारा मजहब भी यही सिखाता है कि अगर कोई किसी प्रॉब्लम में है, कोई मसला है, किसी के लिए भी, ये जो हमारी बहन बैठी है, ये और भी जितने मामलात हैं स्टेप वाइज, तो अच्छाई के लिए, कोई उनकी भलाई के लिए, उनकी आसानी के लिए काम करे, तो असल में वही लोग अल्लाह के वली कहलाते हैं जो इस तरह के काम अंजाम देते हैं। और उन सबको मैं सलूट पेश करता हूँ जो इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और जिंदगी आसान बनाने की तरकीबें निकालते हैं। इसके अलावा सबसे अपील यही है कि बहुत ज्यादा सिंपैथी हर उस इंसान से रखें जिसको आपकी जरूरत दिखेगा, इसका अजर अल्लाह क्या बात है, बहुत खूबसूरत सजेशन। बहुत शुक्रिया इम्तियाज साहब, आपने इतनी पॉजिटिविटी के साथ पार्टिसिपेट किया और इतनी खूबसूरत बातें हमारे साथ शेयर की। राबेल, हमने कहा था कि इम्तियाज साहब से जब हम बात करेंगे उसके बाद आपसे हम जानेंगे PFFB किस तरह से ट्रेनिंग देता है और ट्रेनिंग के सेशंस में क्या क्या सिखाया जाता है, क्या क्या बताया जाता है विजुअली इम्पेयर्ड को और ब्लाइंड्स को। मैं आपको बताती चलूँ, हमारा इदारा जो है ये 1988 में ये बनाया गया था, ठीक है ना। और इसको बनाने वाले जो हमारे कुछ विजनरी पीपल थे, जिसमें मिस्टर जहीर साहब थे, डॉक्टर सलमा मकबूल थी, मैडम साइमा थी, और साथ हमारे सर अब्दुल्ला यूसुफ थे, जिन्होंने इस इदारे की बुनियाद रखी थी 1988 में। तो पहले तो हम लोगों ने ऑफकोर्स स्टार्ट ही मेडिकल रिसर्च से ही किया था, क्योंकि हमारे जहन में ये चीज़ थी कि भाई ब्लाइंडनेस आती क्यों है, व्हाट्स द रीज़न। तो बाद में हमें रिसर्च पे पता चला कि जैसे बहुत सारी बीमारियां हमें खानदान से मिलती हैं, लाइक ब्लड प्रेशर है, शुगर है, इसी तरह से रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा RP, ये भी हमें जो है खानदानी बीमारी है जो खानदान से मिलती है। सही। तो ब्लाइंडनेस तो आ गई, ये तो रिसर्च हो गई और अभी तक पूरी दुनिया में इसका खातिर ख्वाह इलाज नहीं है। मेन चीज़ हमारे सामने ये थी कि जो हमने, आप यकीन करें कि जब उस वक्त हमने सर्वे किया, कैन यू इमेजिन कि हमें बहुत सारे विजुअली चैलेंज कहाँ से मिले होंगे? डू यू हैव एनी आइडिया? मदरसों से, दरबारों से, ठीक है। यानी कि आज से 30-35 साल पहले भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी। तो उसके बाद फिर हमने ये डिसाइड किया कि क्यों ना इनको एजुकेट किया जाए। इनको एजुकेट करने के लिए हम लोगों ने जो है फिर 2 लाइब्रेरीज जो हैं उनका आगाज़ किया। नंबर 1 लाइब्रेरी थी एकेडमिक लाइब्रेरी, जिसमें हम 5th से लेके मास्टर्स तक हम लोग 1995 में भी 5 रुपए की कैसेट दे रहे थे, जस्ट ओनली 5 रुपीज़ की। और 2020 में भी हम अपनी जो एक किताब जो है, जो एक कैसेट जो है वो 5 रुपए की ही दे रहे हैं। अच्छा। तो पहले ये कैसेट्स पे था, फिर CDs पे आए, फिर अब MP3 पे हम लोग कन्वर्ट हो चुके हैं। बल्कि अब ये देखें कि जो बच्चे पूरा CD पे आपको कंप्लीट कोर्स 100 रुपीज़ का मिल जाता है। क्या बात है। राबेल, कंटिन्यू करते हैं, एक ब्रेक की जाने मुझे बढ़ना है। नाज़रीन, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। जी वेलकम बैक। सत सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। आज सफ़ेद छड़ी का आलमी दिन है और हम भी आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज के दिन की अहमियत को उजागर कर रहे हैं। कितना ज़रूरी है माशरती सतह पे आज के दिन के हवाले से आगाही और शऊर डेवलप किया जाए और लोगों को बताया जाए कि आज के दिन की अहमियत क्या है, सफ़ेद छड़ी की अहमियत क्या है। वो लोग जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं या ब्लाइंड हैं उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वो जानें कि उनके लिए किस तरह से कारआमद साबित हो सकती है ये सफ़ेद छड़ी, इसके लिए कितनी ट्रेनिंग लेनी है, PFFB इसके लिए क्या किरदार अदा करे, ये हम जान रहे थे ब्रेक पे जाने से कबल राबेल से। राबेल, उसी को कंटिन्यू करते हैं, अपनी सर्विसेज के हवाले से, PFFB के किरदार के हवाले से आप बता रही थी। इसी तरह से मैंने आपको बताया कि हम 5th से लेके जो मास्टर्स तक जो है कंप्लीट स्टडीज़ हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सही। पूरे पाकिस्तान में, चाहे वो सियाचिन है, चाहे बॉर्डर है, गिलगित बल्तिस्तान है,
हर जगह पे। फिर उसके बाद हमने हमारे पास एक तफरीही कुतब प्लेयर लिसनिंग के नाम से एक टाइटल है जिसमें हमारे पास 3000 से अबव जो हैं वो बुक्स मौजूद हैं। नॉवल उमैरा अहमद हो गए, निमरा अहमद है, बानो कुदसिया है, मुस्तफा तारर है, यानी कि लॉट्स ऑफ फेमस नेम हमारे पास मौजूद हैं जो इनके लिए रिकॉर्ड करते हैं। और आप यकीन करें कि हम ईयरली सिर्फ 200 रुपीज़ लेते हैं। सही। और 200 रुपीज़ में हम हर वीक जो है स्टूडेंट्स को ये बुक्स प्रोवाइड करते हैं ताकि वो लाइफ को एंजॉय करें। तो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स कैसा रहा? स्टूडेंट्स का रिस्पांस मैं आपको बताऊं कि अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हम 35,000 से अबव स्टूडेंट्स को सर्विसेज दे चुके हैं। क्या बात है, माशाल्लाह। और पहले हम सिर्फ पंजाब की बुक्स रिकॉर्ड करते थे, अब हम पंजाब, सिंध, KPK, बलोचिस्तान और इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटीज़ के भी कोर्सेज रिकॉर्ड कर रहे हैं। अभी हमने रिसेंटली इसी मंथ में ही हमने वाइपो के साथ जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। ये वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो है प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मकसद ये है कि ये जो बुक्स है ना मजीद एक्सेसिबल हो जाएं वही चैलेंज के लिए, और बाहर के मुल्क की जो बुक्स हैं वो हमारे पास इजीली आ सकें, ठीक, और हमारी बुक्स उनको मिल सकें। क्या बात है। तो क्या लॉकडाउन पीरियड में भी राबेल ये सारी एक्टिविटीज़ जारी रहीं, या जैसे बाकी ममालिक में और हमारे मुल्क में भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ बन रही, बहुत सारे इंस्टीट्यूट, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस बन रही, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह से काम किया? वेल जैसे आप लोगों का सच TV सदाबहार है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा PFB भी सदाबहार है। क्या बात है। हमने इसमें एक दिन भी ब्रेक नहीं लिया क्योंकि हमारे पास बिजली चैलेंज स्टूडेंट्स का ये कहना था कि PFB एक वाहिद ऐसा वो इदारा है जो प्राइमरी लेवल पे किसी न किसी लेवल पे बच्चों को सर्विसेज दी हैं। तो आप इस लॉकडाउन के मौके पे हमारे लिए क्या कर रहे हैं? तो वैसे तो हम एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी प्रोग्राम तो हम लोग दे रहे हैं, लाइक कंप्यूटर की क्लासेस भी और सारा कुछ भी, इवन कि हमने इस साल भी एक कंप्यूटर लैब भी इस्टेब्लिश की। तो लेकिन आपने ये चीज़ देखी होगी कि सब कुछ जो है ना वो ऑनलाइन कन्वर्ट हुआ। सही। अब जब ऑनलाइन कन्वर्ट हुआ तो यहाँ पे हमारा जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का जो काम काफ़ी बढ़ गया। उन्होंने भी, क्योंकि तमाम स्कूल, कॉलेजेस, इवन की यूनिवर्सिटीज तो खुली थी, बिल्कुल, तो वो सारा कुछ हमने उस पर कन्वर्ट किया, उनको ई बुक प्रोवाइड की। और फिर हम ट्रेनिंग्स पे जब आए, ये थोड़ा सा मुश्किल मसला था क्योंकि हम जो ट्रेनिंग्स देते हैं वो सब फिजिकली होती है, जैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो गई, कुकिंग हो गई, बॉडी फिटनेस एंड इमोशनल हेल्थ हो गई, के साथ मतलब पेंटिंग हो गई। तो हमने फर्स्ट टाइम जो है 2017 से हम फिजिकली करवाते थे, तो हम इसको ऑनलाइन शिफ्ट किया। हमने ब्लाइंड बच्चों को टेलीफोन के ऊपर आज़ाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर, इंडिया, कराची, पाकिस्तान के तकरीबन 50 से ज़्यादा लोग जो थे ना हर सेशन में आते थे। अच्छा। और हम इनको टेलीफोन के ऊपर जो है हम इनको कपड़े वॉश करना सिखाते थे, कपड़े आयरन करना सिखाते थे, यानी कि तमाम डेली लिविंग स्किल्स सिखाते थे। एंड इट वाज टू डिफिकल्ट। बिल्कुल ऐसे ही है। एक बैच में आपके पास कम से कम जो 20 से 25 लोग होते थे, और इनको ट्रस्ट मी कि हम एक एक बच्चे को इंडिविजुअल क्लासेस देते थे। सही। फिर इसके बाद पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बाद हमने इनको कुकिंग सिखाई। आपने देखा होगा लॉकडाउन में सबका ही रुझान कुकिंग की तरफ चला गया। बिल्कुल ऐसे, बाहर का कुछ नहीं खाना जी, घर का बने। एग्जैक्टली। जब आप लोगों ने घर का किया तो हमारे ब्लाइंड बच्चे कहाँ पीछे रहने वाले थे। फिर हमने इनको भी मतलब कुकिंग सिखाई, जिसमें हमने फास्ट फूड बच्चों ने बहुत सीखा, लाइक केक्स, कुकीज, पिज्जा और ये मतलब ये नगेट्स और इस तरह की चीजें इन्होंने खुद बनाई भी सही, और हमारे बच्चों ने बाकायदा ऑनलाइन बिजनेस भी किया है। क्या बात है, वाह। तो फिर हमने ये भी करवाया। और मैं आपको बताती चलूँ हुमा, इस साल जो है हमने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई, बल्कि दो। अच्छा। एक तो लॉकडाउन में ना जहाँ पे हम लोगों की जिंदगी को, मतलब ब्लाइंड लोगों की जिंदगी को ये कर दिया कि जी आप सब कुछ ऑनलाइन ले आए हैं। आपने एक चीज बहुत नोट की होगी, लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में गए हैं। बिल्कुल। नंबर 2, उनको फिजिकली बहुत इश्यूज हुए हैं। आपने इस दफा शैटिका के पेन बहुत निकले हैं, हिप बोन के निकले हैं। तो इसको मद्देनजर रखते हुए हमने फिर इनको बॉडी फिटनेस एंड इमोशनल हेल्थ की ट्रेनिंग करवाई। अच्छा। इसमें हमने इनको क्या करवाया, देखिए आप देख सकती हैं मुझे, ठीक है, आप देख के कोई भी एक्सरसाइज कर सकती हैं। बिल्कुल। ब्लाइंड नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। तो हमने इनको मतलब टेलीफोन पे सिखाया, नेशनल इंटरनेशनल गेम्स, जिम वगैरह सारा कुछ करना दिखाया। सही। तो उनका रिस्पांस कैसा रहा? रिस्पांस इतना जबरदस्त रहा कि इवन कि हमने बच्चों को प्लांटेशन भी सिखाई। अच्छा। तो बच्चे बता रहे थे, आज भी मैं सुबह सर को बताई थी, सर बच्चे कह रहे हैं मिर्चें उग गई हैं, किसी के लीमू उग गए हैं, किसी के पुदीने उग गए हैं। यानी कि वो रिस्पांस भी आना शुरू हो गया जो वो एफर्ट कर रहे हैं। क्या बात है, वाह। और इस साल जो है ना हमने एक नई चीज इंट्रोड्यूस करवाई जो कि अभी तक पाकिस्तान में किसी ने भी नहीं करवाई।
हमने अपने ब्लाइंड बच्चों को बाकायदा जो है पेंटिंग करना सिखाई। टोटली ब्लाइंड बच्चों को, लो विजन तो कर लेते हैं ना कहीं ना कहीं, टोटली ब्लाइंड बच्चे जो हैं उनको हमने पेंटिंग करना सिखाई, जिसमें हमने उनको ब्लॉक पेंटिंग, स्क्रीन पेंटिंग, फिर वॉल पेंटिंग आ गई, और फिर उसके बाद हम इनको ग्लास पेंटिंग भी हमने इनको सिखाया। क्या बात है, यानी कि इतने सारे काम लॉकडाउन पीरियड में भी जारी रहे। अब्दुल्ला साहब, जिस तरह से अभी राबेल बता रही हैं, जो एफर्ट्स की जा रही हैं, जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं, इवन दो लॉकडाउन पीरियड में भी वो सारी सर्विसेज कंटिन्यू रही, तो इस ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद जब डाली आपने और आपके साथियों ने, क्या सोच थी उसके पीछे, क्या सोचा, क्या ज़रूरत महसूस की आपने? देखें, बेसिकली जो बुनियाद की बात है ना, जैसे राबेल ने भी आपको बताया कि 1988 में वो जो मेरे पुराने कुलीग थे ज़हीर खालिद साहब, वो ही वॉज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, और हम लोग इकट्ठे थे इंग्लैंड में जब पढ़ रहे थे। तो उस पे जब उसका वो मसला हो गया, ये आई साइट वाला, पहले तो ही वॉज ओके, तो फिर ही लॉस्ट हिज आई साइट। तो जब ये फिर यहीं पे आ गए हुए थे पाकिस्तान वापस, तो फिर उस पे उसने ये सोचा कि इसके लिए कुछ हमें देखना चाहिए, कुछ करना चाहिए फॉर दिस काइंड ऑफ पीपल, ब्लाइंड पीपल। तो फिर उसने इस चीज़ को इनिशिएट किया था 1988 में, और सेटअप किया था दिस एनजीओ, और उसी की फिर बेसिस के ऊपर वो आगे चली और आगे चल रही है। और अब जैसे अभी राबेल ने बताया, जो जितनी एक्टिविटीज़ हो रही हैं और जितना सर्विसेज कोशिश की जा रही है देने की, और वो माशाल्लाह एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा एक अचीवमेंट है, और जो कि बहुत एक क्रेडिटेबल चीज़ है। तो अब अल्लाह का शुक्र है कि पीपल हु आर एसोसिएटेड विद अस, दे रिकग्नाइज दैट आल्सो, कि वाकई जी आप इसमें बड़ा हमारे लिए हेल्प कर रहे हैं। तो अब्दुल्ला साहब, क्या रिसर्चेस की जाती हैं, रिसर्च बेस्ड काम होता है, क्या ज़रूरत है, क्या एक्टिविटी होनी चाहिए, कौन सा नया प्रोजेक्ट आना चाहिए? अब एक चीज़ इसकी जो है ना, हमारे लिए थोड़ा सा जो बेनिफिट है वो ये भी है कि आपको जैसे पता है कि एक इंटरनेशनल बॉडी है रेटिना इंटरनेशनल के नाम से, तो PFFB वी आर अ मेंबर ऑफ दैट आल्सो। तो उसमें क्या होता है कि फिर वो एक सालाना अपनी मीटिंग्स रखते हैं, गेट टुगेदर होती हैं, सारी दुनिया के जो होते हैं ना नुमाइंदे, वो वहाँ पे आते हैं, फिर उस पर हम बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशंस होती हैं। अच्छा। कि भाई इस तरह से ये चीज़ सामने आई है, इस तरह से फ़लानी कंट्री में ये प्रॉब्लम आया है, तो अब इसका क्या सलूशन और कैसे हमने करना चाहिए। तो वो एक बहुत बड़ा एक एडवांटेज है जो हमारे लिए भी है यकीनन। तो उसको फिर हम जो भी होता है ना एक्शन रिक्वायर्ड वगैरह, तो वो फिर हम भी उसको पार्टिसिपेट करते हैं और टेक अप करते हैं। पाकिस्तान की अगर बात की जाए, पाकिस्तान में इस वक्त ब्लाइंड के लिए या फिर विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए क्या सबसे बड़ा चैलेंज है, क्या सबसे बड़ा मसला है? देखें, अब जो विजुअली इम्पेयर्ड का जो इस वक्त है ना, क्या कहना चाहिए, उनकी जो थिंकिंग है वो तो आई वुड से इट इज़ पॉजिटिव। सही। जैसे अभी राबेल ने भी कहा है ना कि वो आपकी आँख की बात नहीं है, आपके माइंड की बात है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। तो वो अब उसको इस तरह से ही सोचते हैं कि भाई अब ये बात है, ठीक है, हमारी बॉडी का एक हिस्सा जो है वो नहीं है, लेकिन वी हैव अ गुड लाइफ एंड वी आर गोइंग टू मेक श्योर दैट वी हैव अ गुड लाइफ। क्या बात है। और हम भी इस माशरे के लिए काम कर सकते हैं, इस माशरे का फाल किरदार है। मज़ीद भी डिस्कशन के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे राबेल से, अब्दुल्ला साहब से। एक ब्रेक की जानिब हमें बढ़ना है, ब्रेक से वापस आते हैं, कंटिन्यू करते हैं।
वेलकम बैक। सच सवेरा में एक मरतबा फिर से आपको कहेंगे खुशामदीद। सफ़ेद छड़ी का आलमी दिन हम भी मना रहे हैं। इस दिन की अहमियत के हवाले से बात हो रही है और कितनी ज़रूरत है माशरती सतह पे इस दिन के हवाले से इसकी अहमियत को, इसकी ज़रूरत को उजागर करना। सफ़ेद छड़ी किस तरह से हेल्पफुल साबित होती है तमाम तर विजुअली इम्पेयर्ड और ब्लाइंड लोगों के लिए, इसकी अवेयरनेस उजागर करना, इसकी आगाही फराहम करना, वालिदैन को, इमीडिएट जो फैमिली है किसी भी ऐसे इंसान की, किसी ऐसे शख्स की जो कि विजुअली इम्पेयर्ड है या जो बाय बर्थ ब्लाइंड नहीं है, उसकी हेल्प आउट करना, उसकी साइकोलॉजिकल हेल्प करना कितना ज़रूरी है, इस पर अब हम बात करेंगे राबेल से। राबेल, जैसे वाइट केन की बात हो रही है, चूँकि आज वाइट केन डे है तो ज़रा वाइट केन के हवाले से ही इन डिटेल गुफ्तगू कर लेते हैं। किस कदर जो है वो ये हेल्पफुल साबित हो रही है विजुअली इम्पेयर्ड के लिए, और ये बताएं कि इसके ज़रिए, ट्रेनिंग्स के ज़रिए मोबिलिटी को किस तरह से आसान बनाया गया है। वेल यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि हमारे यहाँ जो है ना पूरी दुनिया में दो किस्म के ब्लाइंड पाए जाते हैं। सही। एक वो होते हैं जो बाय बर्थ ब्लाइंड होते हैं, ठीक है, मतलब उनको ये भी नहीं पता ना कि उनको लगता है कि सराउंडिंग में सब वैसे ही हैं जैसा कि वो देख रहे हैं, जब तक उनको कोई रियलाइज ना करवाए। बिल्कुल। दूसरे ब्लाइंड वो होते हैं जो लेट ब्लाइंड होते हैं, किसी एक्सीडेंट में ब्लाइंड हो गए, किसी बीमारी में, किसी हादसे में, जैसे हमारे जितने भी फाउंडर्स थे, मिस्टर ज़हीर खालिद, डॉक्टर सलमा मकबूल, मैम साइमा अमार, ये सारे के सारे जो हैं ये लेट ब्लाइंड थे। मैं खुद भी लेट ब्लाइंड हूँ। तो इसमें आप सिर्फ एक डिसेबिलिटी नहीं लेते, ठीक है, कहीं ना कहीं आप स्ट्रेस में भी आते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट आता है थोड़े टाइम के लिए, सही। आप सिर्फ, मैं इतना से कहूँगी कि आप अगर अपनी आंखों पे पट्टी बांध दें तो मैं आपसे कहूँ कि अब आप चलें, डिफिकल्ट हो जाएगा ना, बिल्कुल नामुमकिन हो जाएगा। सबसे पहली चीज़ हम क्या भूल जाते हैं, चलना फिरना भूल जाते हैं, और उसके लिए ये वाइट केन बहुत ज़रूरी होती है। सही। अब पहले तो यही होता है कि हम स्टूडेंट्स को ये बात कहते हैं कि भाई ये वीक पॉइंट को अपनी स्ट्रेंथ बनाएं, दिस इज़ योर एक्चुअल मतलब सिंबल यही है आपका। और फिर हम इसमें वाइट केन को सिखाते हुए, जब हमने वाइट केन्स की ट्रेनिंग देते रहे, देने के दौरान अब हमने करीम उबर ने आपकी लाइफ को बहुत इजी कर दी है। और जबकि मोबाइल आए हैं और जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आई है, इस दफ़ा हमने बच्चों को ये भी ट्रेनिंग करवाई है कि जैसे वो मेरे पास आ रहे हैं या किसी और शहर में जा रहे हैं, फर्स्ट करें कि मैं आपके पास सर्च टीवी पे आ रही हूँ और आप मुझे देखना चाह रहे हैं मैं कहाँ पे हूँ, तो मैंने आपका वो व्हाट्सएप पे आपका वो आईडी खोली और उसके ऊपर मैंने लाइव लोकेशन आपके साथ सेंड कर दी। तो मैं जहाँ जहाँ आती रहूँगी वो वहाँ वहाँ आपको ये भी पता चलता रहेगा कि राबेल अच्छा यहाँ पहुँच गई है या यहाँ पहुँच गई है, एंड इट्स वेरी सेफ। मतलब ये भी मोबिलिटी अब बहुत ईजी हो गई है और बहुत आसान हो गई है, तो ये बहुत अच्छी है। और सब जी इसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करना भी बहुत ज़रूरी है, स्पेशली उन वालिदैन को जो कि कंसर्न हैं, परेशान हैं अपने बच्चों के हवाले से। और साथ ही राबेल ये बताएं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों को ट्रेन किया जाता है, एजुकेट किया जाता है, तो उनके फ्यूचर के हवाले से उनको कितना अवेयर किया जाता है या उसके लिए कितनी एफर्ट्स की जाती हैं? अव्वल इसमें भी हम 2 प्रोग्राम्स करवा रहे हैं इनकम जनरेट के हवाले से। नंबर 1 तो हमारे वो स्टूडेंट्स जो माशाल्लाह से मास्टर्स कर चुके हैं या एमफिल कर चुके हैं। ऑफ कोर्स आपको पता है कि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल एम्प्लॉयमेंट का बहुत इशू बना हुआ है। तो इसमें हमारी जो लेट चीफ एग्जेक्टिव थी मैम साइमा नियाज, उनकी नाम पे हम लोगों ने एक साइमास इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज़ किया हुआ है। अच्छा। उसमें क्या करते हैं कि कोई भी मल्टीनेशनल कंपनीज में जो है अपने स्टूडेंट्स को लेके जाते हैं, पहले हम उनको 1 महीना ट्रेन करते हैं अपने ही ऑफिस में, और उनको हम बाकायदा, आप यकीन करें कि हमसे बच्चों के हाथ में बुक्स पकड़वा देते हैं हार्ड कॉपी में, और ये कह देते हैं कि जाए इनको टाइप करके आए। सही। अब पता है वो कैसे टाइप करते हैं? हमारे पास बहुत सारी ऐप्स हैं परी, अब जैसे टैप टैप टू सी है, फिर इसके अलावा आपके पास एक ऐप है बी माई आइज के नाम से, ये पूरी दुनिया में है और यहाँ पे वॉलंटियर कॉल मिलती है। अच्छा। आप उनको कॉल कर देना तो वो वॉलंटियर्स आपकी हेल्प के लिए मौजूद होते हैं। अगर आप उनको 1 घंटा भी एंगेज रखेंगे ना कि मतलब आप हमें ये बुक पढ़ के बता दें और हमने इसको टाइप करना है, यकीन करें वो कभी आपको नहीं बोलते। तो ये इन्होंने चीज़ों को बहुत आसान कर दिया। फिर हम 15,000 पर मंथ के हिसाब से, यानी कि 3 मंथ 45,000 PFAB पे करता है उस स्टूडेंट को। और हम उन कंपनीज को ये कहते हैं कि आप 3 महीने इनको इंटर्नशिप दें, अगर तो ये बच्चा अपने आप को मनवा जाता है तब आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और हमारे वो बच्चे जो मतलब अभी स्कूल गोइंग हैं या कॉलेज गोइंग है और जो पॉकेट मनी जनरेट करना चाह रहे हैं, तो उनको हम यही इनकम जनरेशन आर्ट एंड क्राफ्ट में लाइक खुद से रग्स और पेंटिंग
स्पेशली पेंटिंग जब से आई है और क्लच वगैरह आए हैं तो मिनिमम टाइम में वो मैक्सिमम चीज़ें कर लेते हैं। अच्छा। और हमारा थोड़ा सा आपको पता है कि आप सोच रहे होंगे एक ब्लाइंड पेंटिंग कैसे कर सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि आप साइटेड लोग ब्रश के थ्रू पेंटिंग करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। हम ब्रश के थ्रू नहीं करते, हम एक स्क्रीन बनाते हैं। ठीक। यानी कि कोई भी हम इमेज ले लेते हैं कंप्यूटर से ट्रेस पेपर पे, और ट्रेस पेपर पे लेने के बाद हम उसको कारपेंटर से नायलॉन के पेपर कपड़े के ऊपर उसको पेस्ट करवा लेते हैं। ठीक। फिर हम उसके नेगेटिव बनवाते हैं, जैसे तस्वीरों के नेगेटिव होते हैं। जब वो इमेज बन जाता है ना तो हम उसके बाद चारों तरफ जो है ना वो टेप लगा देते हैं। ठीक। फिर हम एक और टेबल तैयार करते हैं जिसके नीचे फोम लगा होता है, और वहाँ पे आपने शर्ट रखी, उसको पिनअप किया और हमने अपनी स्क्रीन रख के उसके अंदर कलर डाल दिए। सही। और कलर हम खुद बनाते हैं पेट्रोल से। अच्छा। तो फिर उसके अंदर जो आपने वाइपर देखे होंगे जिससे हम अक्सर छोटे छोटे वाइपर गाड़ियाँ साफ करते हैं, वो हम चलाते हैं। जब उसको उठाते हैं तो आपकी पूरी पिक्चर तैयार होती है। क्या बात है। तो कितना इंटरेस्टिंग है उन बच्चों के लिए जो कि पेंटिंग करना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। अब ये ट्रेनिंग की बात तो हो गई अब्दुल्ला साहब, जहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, अवेयर किया जा रहा है, बच्चों को इस काबिल बनाया जा रहा है कि वो इस माशरे का फाल किरदार बने, वहीं माशरती सतह पे भी आगाही की ज़रूरत है कि माशरा अपने अंदर एक्सेप्टेंस डेवलप करे। उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखें, अब जहाँ तक माशरे की बात है ना, ये क्योंकि एक ऐसा इशू है जो कि बड़ा एक क्रिटिकल चीज़ है और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब इस पे गवर्नमेंट ने भी अब काफ़ी फैसला कर लिया है, और कुछ प्रोविंसेस में तो पहले से ही लॉज में भी उन्होंने किया हुआ है कि वो जो ब्लाइंड्स के लिए आप इस तरह से फैसिलिटेट करोगे और ये करोगे। और अब जाके फाइनली एक जो आ रहा है ना लॉ, इंशाल्लाह उम्मीद है ये जो 22 अक्टूबर को फाइनलाइज हो जाएगा। तो उसमें फिर ये चीज़ जो है ना, इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, फेडरल गवर्नमेंट कि वो भी इस चीज़ को अब उसमें लेके आ रहे हैं। अच्छा। कि दे आर गोइंग टू एक्चुअली फैसिलिटेट द ब्लाइंड पीपल, जो कि असूली तौर पे एक होना चाहिए ना, बिल्कुल होना चाहिए रिक्वायरमेंट। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब इसको भी मज़ीद आगे चलने वाली बात जो है बिल्कुल वो बेहतरी आनी चाहिए, बेहतरी आनी चाहिए। सही। एंड दैट इज़ अ गुड न्यूज़। बिल्कुल। और हम भी अपने तौर पे जो भी जहाँ पे भी हो सकता है, वी आर ट्राइंग टू हेल्प आउट। सही। जैसे अभी अब्दुल्ला साहब बात हो रही थी कि जो बाय बर्थ ब्लाइंड हैं उनके लिए तो शायद ये चीज़ महसूस करना कि वो किसी कमज़ोरी का शिकार हैं या उनके अंदर एक कमी है वो आसान है, लेकिन जो लेट ब्लाइंड हैं उनको कन्विंस करना कि अब आपने एक नए पैटर्न पे ज़िंदगी गुजारनी है, एक नए पैराडाइम में आपकी ज़िंदगी शिफ्ट हो गई है, थोड़ा मुश्किल है। साइकोलॉजिकली उनको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे में जो वालिदैन का किरदार है, जो इमीडिएट फैमिली का किरदार है, उसको किस हद तक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए? नेचुरली देखें, बात यह है कि अब ये चीज़ ऐसा मसला तो है ना, और वो जो भी हैं पेरेंट्स हैं, जो भी उनके बंदे कंसर्न्ड हैं, सीनियर बंदे हैं, जो भी हैं, अब उनको हर हालत में देखना होगा कि भाई अब इसको हमने कैसे हैंडल करना है। बिल्कुल। और कैसे हमने इनको फैसिलिटेट और हेल्प आउट करना है। तो उसकी बेसिस पे फिर आगे चलने वाली बात जो है ना, सही, वो अगर आप कर लोगे तो उसमें जैसे अभी राबेल ने बताया है कि जितना अभी मसलन हम जिस तरह से कई एरियाज को कवर कर रहे हैं, सही, तो वो फिर डेफिनेटली वो उनकी एक हेल्प है जो आ जाएगी। बिल्कुल। और फिर आगे चलते हुए पढ़ाई आपने करवा दी, अब आपने उनकी नौकरी भी अगर करवा दी तो बहुत बड़ी बात होगी। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये माशाल्लाह एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और जो माशाल्लाह हो भी रही है। सही। डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी हैव इन द कंट्री, इन द इकोनॉमी, लेकिन फिर भी ये चीज़ें चल रही हैं और हो रही हैं, और इंशाल्लाह इसमें इम्प्रूवमेंट भी आएगी। राबेल, जैसे कि अभी हम अब्दुल्ला साहब से बात कर रहे थे कि जो पेरेंट्स का किरदार है, जो इमीडिएट फैमिली का किरदार है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो पेरेंट्स जो कि ऐसी चीज़ों को कि जब ये बात नहीं बतानी, अब लेट ब्लाइंड हमारे घर में है, हम उसको छुपा रहे हैं, कमरे में बंद कर रहे हैं, हम उसके साथ जो है उसके सपोर्ट सिस्टम नहीं बन रहे, उनको क्या गाइड करना चाहेंगी? वो किस तरह से जो है वो स्ट्रेंथ बन सकते हैं अपने उस घर के फ़र्द की? वेल, मैं यहाँ पे एक बात बताती चलूँ कि ब्लाइंडनेस जो होती है ना, उसका ताल्लुक आंखों से नहीं होता। ठीक है, आप आंखों से कभी भी ब्लाइंड नहीं होते, आप दिमाग से ब्लाइंड होते हैं। ठीक है,
क्योंकि अगर आप देखें कि ब्लाइंड्स कहाँ होते हैं, हमारे रूम में होते हैं ना, हम खिड़कियों पे ब्लाइंड्स डाल देंगे तो हर तरफ अंधेरा हो जाएगा। तो जब तक आप ब्लाइंड्स नहीं हटाएंगे, अपने दिमाग से ब्लाइंड्स नहीं हटाएंगे, अपने कमरे के ब्लाइंड्स नहीं हटाएंगे, तो आपको इतनी दूर तक इतनी खूबसूरत दुनिया कैसे नजर आएगी। बिल्कुल ऐसे ही। और ये मैं इसलिए बार बार यही बात कहती हूँ कि स्टूडेंट्स को भी कहती हूँ कि बेटा ब्लाइंड मत बनो, विजुअली चैलेंज बनो। सही। हमारी आंखों के सामने चैलेंजेस आते हैं, हमने उनको फॉलो करना है। तो यही मैं जितने भी पेरेंट्स हैं उनको भी हम यही कहते हैं, बल्कि रोज ही हम लोग यही काउंसलिंग कर देते हैं कि आप इनको जब तक अपनी स्ट्रेंथ नहीं बनाएंगे ना, तो आपके लिए लाइफ उल्टा मुश्किल हो जाएगी। बिल्कुल। क्योंकि ये वो स्टूडेंट्स हैं हमारे, ये वो पार्टिसिपेंट्स होते हैं कि जो आपने जितने भी बच्चे देखे होंगे कि वो माँ बाप का फख्र बन जाते हैं, जो पेरेंट्स उनको सपोर्ट करते हैं। सही। जिनको निगलेक्ट कर दिया जाता है तो क्या होता है कि बच्चे ना कि जस्ट विजुअली चैलेंज होते हैं, बल्कि साथ साथ वो साइकोलॉजिकल इश्यूज का भी बिल्कुल शिकार हो ऐसे ही। और जाते हैं। स्पेशली लड़कियां जो हैं वो बहुत सारे मसाइल से गुजरती हैं, जिसमें उनको साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा डील करना है, उनकी स्ट्रेंथ बनना है, और ये काम सिर्फ पेरेंट्स ही कर सकते हैं। तो लड़कियों के लिए क्या ट्रेनिंग्स हैं, क्या कुछ स्पेशल उनको सिखाया जाता है, बताया जाता है? वेल ट्रेनिंग्स तो देखें हमारी तमाम जो हैं क्रॉस डिसेबिलिटी के लिए, जेंडर्स के लिए हैं, लेकिन हाँ गर्ल्स को भी हम काफ़ी ज़्यादा करते हैं। अब हमने लेजिस्लेशन पे भी, जैसे सर ने आपको बताया, हमने डिसेबल बिल जो आया है तो इस साल उस पर भी हमने काफ़ी काम किया है बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके। फिर इसमें एक और बड़ी अहम चीज़ आई है इलेक्शन की, ठीक है, कि जब आपके वोट देने का जो राइट होता है, अब आप ये बताएं कि ब्लाइंड लड़की तो बहुत दूर की बात है, यहाँ तो साइटेड लड़कियाँ भी वोट देने बहुत कम ही आपको नज़र आती हैं। सही। तो उसके ऊपर भी जब हमारी बात हो रही थी तो हमने उस पर भी मिलकर यही काम कर रहे हैं कि एक तो आप ऐसा करें कि भी जो वोट वाला सिस्टम है वो ऑनलाइन ले आए आप, ठीक है, और वो जो भी आपका सिस्टम है वो स्क्रीन रीडर के साथ इतना एक्सेसिबल हो कि कोई भी ब्लाइंड लड़की अपने राइट यूज़ करते हुए अपने वोट दे सकती है। फिर इसके अलावा हम दूसरी तरफ आए, एजुकेशन की तरफ जाए कि इनको एजुकेशन देंगे, क्योंकि एक लड़का पढ़ेगा तो वो एक काउंट करेगा, लेकिन एक लड़की पढ़ेगी तो वो पूरे एक नस्ल को पढ़ाएगी, यकीनन। तो ये तो हकीकत है। तो इन्हीं चीज़ों को हम लोग यही सबको मोटिवेट करते हैं। कुकिंग, अब कुकिंग ऐसी चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी शादियाँ कामयाब हो रही थी, बहुत की नहीं हो पा रही थी, क्योंकि ये आप खुद भी जानते हैं कि चाहे आप जो मर्जी हैं, आपको जब तक एज एन लेडी अपना घर मैनेज करना नहीं आता, आप लाइफ अच्छे से मेंटेन नहीं कर सकते। एग्जैक्टली, ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अच्छा स्टेप है, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो ट्रेनिंग दी जा रही है। और स्पेशली हमने लड़कियों के हवाले से भी राबेल से जाना, आप दोनों का शुक्रिया अदा करेंगे, आपसे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अब्दुल्ला साहब, क्या मैसेज देना चाहेंगे इस वक्त सोसाइटी को आज के दिन की मुनासिबत से और वाइट केन के हवाले से स्पेशली? जी, मैं तो एक्चुअली ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क में जो भी ब्लाइंड्स हैं उन लोगों को हमारी तरफ से ये ऑफ़र है, PFFB की तरफ से ये ऑफ़र है, सही, कि आप हमें राब्ता करें, जो भी कुछ हो सकता है हम आपके लिए मौजूद हैं, सही, टू हेल्प यू आउट। क्या बात है। तो ये जो एक वाइट केन वाली जो बात है, ये एक मेजर एफर्ट है उस सिलसिले का। बिल्कुल। और इंशाल्लाह हम कोशिश को जारी रखेंगे। बिल्कुल, और इसी तरह से कामयाबी का सफर जारी रहेगा इंशाल्लाह। हम भी दुआ गो हैं। राबेल, आपका क्या मैसेज है? लड़कियों को क्या कहना चाहेंगी, वालिदैन को क्या कहना चाहेंगी? वेल, मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी रोशनियाँ भरना चाहते हैं और अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत करना चाहते हैं तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए। हमारा फेसबुक पेज है पाकिस्तान फाउंडेशन फाइटिंग ब्लाइंडनेस, और हमारा यूट्यूब चैनल है PFFB पाकिस्तान चैनल के नाम से, और हमारा फ़ोन नंबर है 0513253775। एंड में मैं यही कहूँगी कि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और ज़िंदगी गुजारने के लिए आंखों की नहीं, खूबसूरत दिल की ज़रूरत है। यकीनन आपने बहुत अच्छी बात की। इसी के साथ आज के इस प्रोग्राम का मैं ख़त्म करना चाहेंगे। एक मरतबा फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। आपसे इतना कुछ सीखा और इतनी मोटिवेशन मिली। यकीनन आपको भी हमारा ये सेशन पसंद आया होगा, आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा, जिसमें हमने वाइट केन डे को सेलिब्रेट किया और सफ़ेद छड़ी के आलमी दिन की अहमियत क्या है, कितनी ज़रूरत है इस अहमियत को उजागर करने की, इसके हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करने की, वालिदैन के लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे एक्सेप्टेंस डेवलप किस तरह से की जा सकती है, और वो लोग जो बाय बर्थ ब्लाइंड हैं या फिर लेट ब्लाइंडनेस का शिकार हो रहे हैं उनको किस तरह से हमने अपनी स्ट्रेंथ बनाना है, अपने माशरे का फाल किरदार बनाना है। उसके लिए भी हमने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात की, PFFB के किरदार की बात की। उम्मीद करते हैं कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।